विक्रम, स्टारडम एक कॉकटेल है। फेम, पावर, मनी, बहुत खतरनाक नशा है। I can't even imagine what it must be like. हाँ, it's insane. ख़वातीन हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, एक बार फिर बिल्कुल 5 महीने बाद आप सबका स्वागत है फर्स्ट डे लास्ट शो में। मैं साकिब और मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त साहिल, जो कि बहुत बिजी हैं आजकल काम से और ज़िंदगी की और डिमांड से। और एक बार फिर हम हाजिर हैं दोनों यहाँ पे आपके साथ एक नया एपिसोड लेके। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसको प्लान कर रहे थे। आई थिंक 5 महीने मैंने बोला भी है कि 5 महीने पहले हमारा लास्ट एपिसोड हुआ था। साहिल, क्या चल रहा है? हेलो साकिब भाई। हाँ, मैं बढ़िया हूँ। हाँ, काफी टाइम हो गया हमें ये पॉडकास्ट किए हुए। टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर मैं अच्छा हूँ। आप बताइए, कौन सी नई फिल्में देख रहे हैं आजकल आप, या पुरानी फिल्म देख रहे हैं? हाँ, तुमसे आई थिंक बात तो हो ही जाती है हफ्ते में कम से कम 2 बार या ज़्यादा। तो वही है कि ये मेलबर्न और बॉस्टन की दोस्तियाँ, ये टाइम जोन में इसका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है कि कभी मेरी रात होगी तो कभी तुम्हारी सुबह हो गया, वाइस वर्सा। तभी हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। और हाँ, तुमने पूछा कौन सी फिल्म देख रहे हैं। मैं आजकल 70 के दशक दशक के हॉलीवुड में पार्क्ड हूँ। मैंने गाड़ी वहाँ लगा रखी है और जितनी भी मेरे पास ऐप्स हैं, 2-3 फ्री ऐप्स भी डाउनलोड कर ली हैं। तो मैं काफ़ी पुरानी फिल्में देख रहा हूँ, कुछ दोबारा, कुछ पहली बार। तो जैसे कि मैंने डिलीवरेंस को दोबारा देखा है, डर्टी हैरी दोबारा देखी है। और हाँ, और मैंने जो नई फिल्में देखी हैं उसमें, नहीं, जो सॉरी पहली बार देखी उसमें चेन सॉ मैसेकर 1974 में जो आई थी, जो कि बहुत ही मानी हुई हॉरर फिल्म है, वगैरह वगैरह। तो पर ये नहीं कि मैं नई नहीं देख रहा। कल रात को मैंने अजय देवगन की भोला भी देखी है जिसका जिक्र किसी पॉडकास्ट पे नहीं होना चाहिए, पर वही गिल्टी प्लेजर भी हैं जो चलते रहते हैं हाँ, कि भाई ये आ, ये मेरे साथ भी बहुत होता है, पर भोला तो तब भी रिसेंट पिक्चर है। मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ आजकल, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा कि वो नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, प्राइम पे जाते हैं, और यहाँ पे डिज्नी प्लस स्टैन है, और मैं स्क्रॉल करता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ, और फिर मैं हम है रहे प्यार के या फिर मिस्टर इंडिया लगा देता हूँ और मैं वो देखता हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो ये मेरे साथ भी बहुत होता है कि काफी स्क्रोलिंग के बाद फाइनली मैं एक अपने कंफर्ट लेवल की पिक्चर देखता हूँ। नहीं, पर तुमने बहुत ज़बरदस्त बात कही। और आई थिंक ये हमारे जो आज का टॉपिक है, जिसको हम रिवील करते हैं एक सेकंड में, उस पे बहुत लागू होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई हम लोग बहुत बड़े फिल्म फैन हैं, राइट। और कितनी बार हम तभी हमें पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वरना क्या ज़रूरत है इन बातों की भी। ये बहुत ही सब्जेक्टिव बातें हैं कि भाई कोई मसला नहीं है अगर हम नहीं भी करते। तो आई थिंक जो तुमने अभी कहा है कि हमारा आई प्यार के मिस्टर इंडिया, और पिछले एपिसोड में हमने कहा हम दोनों ने दीवार चलते फिरते, मतलब चलते फिरते तो नहीं, खाते पीते घर पे लगा के बहुत बार देखी है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो सरप्राइज खत्म आज के एपिसोड का टाइटल है, अगर मतलब अभी तक आपने शो नोट्स में देख ही लिया होगा, स्टार वर्सेस एक्टर। ये बड़ी पुरानी बात है, कई लोग कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये बस मुझे इस पे एक शो करना था, और साहिल से मैंने इसकी एक तरह से इजाज़त ली, और हम दोनों ने पहले इसको डिस्कस भी किया कि क्या ज़रूरत है इस शो की। कि ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेन बात है कि भाई स्टारडम हर किसी के उसमें हर किसी के मुकद्दर में नहीं है। लोग अपना एक इक्वेशन बनाते हैं लोगों से, जनता जनार्दन से, और फिर पब्लिक किसी को सितारा बनाती है और कई लोग सिर्फ अभिनेता रहते हैं। तो पर जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं साहिल, जैसे कि रोकना वगैरह मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे दोस्त यार, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे कजन, हमारे अंकल आंटी, यू नो हमारे पेरेंट्स और वगैरह वगैरह, जिससे हम बात करते हैं, आई थिंक कम से कम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है स्टार वर्सेस एक्टर बहुत ओवरलैप होता है। तुम्हें क्या लगता है साहिल? बिल्कुल। स्टार और एक्टर की जो आई थिंक बाउंड्रीज हैं, बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत नाजुक बाउंड्रीज हैं, और डिफरेंशिएट करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आपका फैंडम कहीं ना कहीं आगे आ जाता है जब आप किसी एक्टर को देख रहे होते हैं, और उसका आपने काम पसंद किया है, तो कभी कभी ये लगने लगता है कि क्या मैं इसकी एक्टिंग अप्रिशिएट कर रहा हूँ, या फिर मैं इसके अंदर का जो पुराना कलाकार है उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये मैं तो काफी सोचता हूँ इस बारे में जब मैं किसी परफॉर्मेंस को देखता हूँ, और सोचता हूँ कि बहुत बार होता है कि कुछ एक्टर्स के परफॉर्मेंस होते हैं
जैसे कि हम बात करते हैं जिनके पास, अगर एक्टर के पास वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है और आपने उस तरह का कैरेक्टर कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है, तो वो जो एक्टर उसको प्ले कर रहा है, तो आपके लिए कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये सही एक्टिंग कर रहा है या फिर ये कुछ अलग ही कर रहा है, या फिर ये ओवर एक्टिंग कर रहा है या अंडर प्ले कर रहा है। तो ये मेरे जहन में तो काफी ये बात चलती है। और हाँ, जहां तक इस टॉपिक की बात है, मुझे लगता है कि इसके बीज बोए गए थे जब हम और आप बात कर रहे थे जुबली के बारे में। तो आपने कहा था कि वो डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मदन कुमार को कहा जाता है कि तू स्टार है, तू एक्टर बनने की कोशिश ना कर। और मुझे लगता है कि हमारी फिल्मों में, खास करके हिंदी फिल्मों में, ये बात बहुत लागू होती है कि हमारे जो कुछ अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, उनको हम एक स्टार बना के छोड़ देते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, कि जब वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं और तो वो शायद अपनी एक्टिंग एबिलिटीज दिखा पाते हैं अच्छे से, लेकिन फिर धीरे धीरे चल के उनको एक स्टार की तरफ धकेल दिया जाता है। और ये मैं शायद केवल कमर्शियल एक्टर्स के लिए नहीं कहूंगा, शायद ये बात जो हम आर्ट हाउस सिनेमा कहते हैं, शायद नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी, उनके लिए भी काफी लागू होती है बात, कि उनको भी एक तरह से हम बाद में स्टार ही बना देते हैं, और उनकी जो एक्टिंग की कला है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। नहीं, तुमने काफी अच्छे पॉइंट उठाए और इसमें मेरा दिमाग दो तीन तरफ भाग रहा है। और ये आई थिंक ऐसी कॉन्वर्सेशंस, ऐसी बातचीत का सबसे बड़ा मुनाफा कहो या प्रॉफिट कहो यही होता है कि हम एक दूसरे को कई बार ऐसे आइडिया दे देते हैं कि इस पे बात की जाएगी। हम स्क्रिप्ट तो बना के आते हैं कि भाई ऐसे भी नहीं है कि हम लोगों की नौकरी नहीं है और मतलब भी बच्चे काम वगैरह नहीं है, बट आई थिंक अभी तुमने दो तीन ऐसी बातें कही हैं जिससे मुझे लग रहा है कि मेरे पास कहने को ज्यादा सामान मिल गया है। अब ये देख लो ना कि भाई स्टार की जो करेंसी है मेरे हिसाब से वो इतनी ज्यादा चलती है कि अगर ये तुम्हारी मेरी बातचीत हुई थी ट्विटर पे, हमने कहा पॉडकास्ट करेंगे हम दिलीप साहब पे, शायद ऐसी ही कुछ बात थी, तुमने हाँ कह दिया था। फिर हमने कुछ टाइम बाद फोन उठा के इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे को। पर अगर मुझे लगता है अगर उसमें वो बच्चन की दीवार और कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं होते, शायद ये दोस्ती इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो वो एक स्टार करेंसी है जो हम कैश कराते रहते हैं सबकॉन्शियसली। नसीर साहब को हम दोनों बहुत मानते हैं, अगर हम नसीर साहब के फैन होते, जो कि अभी भी हैं, आई थिंक दोनों हैं, उनको बहुत उनका लोहा मानते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मासूम के या मंडी के फैन होके या मिर्जा गालिब के फैन होके ये पॉडकास्ट आज होती। तुम्हें क्या लगता है? राइट। और हम किसी भी आर्ट हाउस एक्टर को जिनके नसीर साहब प्रधान है, हम उनको नीचा नहीं मान रहे, बल्कि मैं तो थोड़ा बायस्ड हूँ, मैं उस साइड को थोड़ा उठाता हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे लगता है हम उनको थोड़ा शॉर्ट चेंज करते हैं। पर स्टारडम की जो करेंसी है, राइट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार वगैरह वगैरह, टॉम क्रूज, अगर विदेशी नाम भी ले जाएं, आई थिंक वो करेंसी ज्यादा चलती है। क्योंकि कोई भी आई थिंक जब लड़का या लड़की जब हॉलीवुड या बॉलीवुड या और इंडस्ट्री में आते हैं, वो सब चाहते हैं उनका पोस्टर लगा हो बड़ी जगह पे, लोग उन्हें देखने आए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो मुझे लगता है, साहिल, मैं घूम फिर के आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, पर डेफिनेशन क्या है? आई थिंक जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, चाहे वो मनोज बाजपेयी हो, चाहे वो ब्रैड पिट हो, जो भी उनके करियर जिस मुकाम तक पहुंचे, आई थिंक सब पहले किसी ना किसी बड़े सितारे को देख के आते हैं, चाहे वो एक्टिंग स्कूल भी जाए, वो चाहते हैं उनका नाम हो। फिर आगे जाके करियर ऐसे बन जाते हैं, कई लोग हैं जो नाच गाना नहीं करेंगे और एक्शन नहीं करेंगे और सीरियस रोल करेंगे, जो उनकी काबिलियत है, उनकी लिमिटेशन है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये एक दो दो आगे राहें बन जाती हैं और बीच में एक ग्रे एरिया भी है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं, फिर तुमसे भी पूछ सकते हो यही, कि डेफिनेशन क्या है? कोई क्लियर कट डेफिनेशन है एज अ फैन तुम्हारी नजरों में कि अभिनेता कौन है, सितारा कौन है? अ, मेरे हिसाब से मैंने एक इंटरव्यू देखा था स्कारलेट योहानसन का, तो उसमें उसने कहा था कि वो जब अपना करियर स्टार्ट कर रही थी, तो उससे किसी ने पूछा था कि डू यू वांट टू बी मूवी स्टार और डू यू वांट टू बी एक्टर, और मुझे शायद अब उसका जवाब भी याद नहीं। एंड आई थिंक उसने भी यही चीज कही थी कि शी वाज कंफ्यूज कि ये क्या क्वेश्चन है, कि लाइक कांट यू बी बोथ, लाइक कांट आई बी लाइक अ मूवी। बट अब जब हम ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नुआंसेस हैं, कि जैसे कि अब हम कूली की बात करते हैं, और हमने ये बात भी करी है कि जब अमिताभ बच्चन ने कूली प्ले किया है, तो मैं अपने फादर से ही बात करता था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि शायद नसरुद्दीन शाह अगर कूली का रोल करते, तो वो एक इस तरह से करते
और अपने इस अंदाज से करते हैं कि जैसा कि आपने कुली को देख रखा है, कि जब आप कभी अपने रेल ट्रैवल पे गए होंगे तो आपने कुली देख रखा होगा, और नसरुद्दीन शाह बिल्कुल उस रोल को इस तरह से निभाते। अब जब अमिताभ बच्चन ने वो सेम रोल किया है कुली का, तो मुझे लगता है उसमें उन्होंने जो उनकी एक्टिंग है वो उसमें थोड़ा स्टाइल डाला है, थोड़ा सा एक नयापन डाला है, कि वो एक नया कुली, वैसा कुली कोई नहीं होता है जिस तरह के अमिताभ बच्चन ने, वैसा मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा होगा, बट एक नया उसको कहते हैं कि अंदाज था, जो कि अपना एक वो स्टाइल लेके आए। अच्छा, अमिताभ बच्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी है, क्योंकि अगर आप उनकी शुरू की फिल्में देखें, जंजीर या उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि मैं तो 90s किड हूँ, तो मैंने वो स्टारडम नहीं देखा है, तो मेरे पास तो जब मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना था तो वो ऑब्वियसली सुपरस्टार बन चुके थे, है ना। पर जब मैं उनकी पुरानी फिल्में देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं उस समय अगर उनकी फिल्में देख रहा होता, 1970 की शुरुआत में जो उनकी फ्लॉप भी हुई फिल्में, और फिर जंजीर, दीवार, शोले, तो वहां पे एक मुझे लगता है कि एक नेचुरल एबिलिटी है, और एक जो उन्होंने एक्टिंग करी है उसको फिर आगे भुनाया गया है कि अच्छा इसको भुनाते हैं, तो इसीलिए आगे की अगर आप मूवीज उनकी देखें, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, और ये जितनी भी बाकी 80s में, मिड 80s में उनको पूरा जो कहते हैं ना निचोड़ा गया है, वो आई थिंक उनके स्टारडम को पूरा मतलब इनकैश कराने की कोशिश की गई है। बट शुरू का अगर आप उनका शुरुआती दौर देखें तो मैं समझता हूँ कि वहां पे वो सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं, और फिर वो जो एक्टिंग लोगों को पसंद आई है उसको फिर बाद में हमने एज स्टार में कन्वर्ट कर दिया है। और एक चीज मैं बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, और इसी को अगर मैं नसरुद्दीन शाह से कंपेयर करूं, तो आप देखेंगे कि नसरुद्दीन शाह ने भी लेट 80s में, क्योंकि शुरुआत के दौर में तो वो श्याम बेनेगल और जो आर्ट हाउस डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करके उनको बहुत शानदार काम किया, लेकिन आप देखेंगे कि लेट 80s में कर्मा हो जाए या त्रिदेव हो जाए, फिर पुलिस पब्लिक और जलवा, उन्होंने भी इस चीज कमर्शियल सिनेमा में आने की कोशिश करी। पर मुझे लगता है कि एक स्टार होने के लिए आपके पास एक स्टाइल होना चाहिए, कि जो एक यूनिक स्टाइल है ना, वो मुझे लगता है वो लैक करता था नसरुद्दीन शाह के पास, कि वो एक ऐसे स्टार बन जाए कि हाँ, कि वो अमिताभ बच्चन जैसे का एक स्टेप है तो वो पॉपुलर हो गया। नसरुद्दीन शाह के पास मुझे लगता है कि अगेन अगर सिर्फ हम एक्टर की बात करें तो शायद किसी से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर हो सकते हैं वो, हिंदी एक्टर। पर जब आप स्टार की बात करते हैं हिंदी फिल्म कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो जो एक डांस करना होता है या जो एक स्टाइल होता है शायद मैं एक गलत एग्जांपल दूं, जैसे सलमान खान है राइट, जो वो उनका पॉकेट में हाथ डाल के उन्होंने ऐसे कर दिया, बेल्ट हिला दी पीछे, वो चीज कुछ लोगों पे नेचुरली सूट करती है, और वो स्टाइल फिर वो क्या है, हमारी जो मासेस है उनको बहुत पसंद आता है। तो वहां पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो हमारे यहाँ स्टार होता है और एक्टर होता है। आई थिंक हॉलीवुड में वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे वो यॉनर बेस्ड होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि शायद अगर टॉम क्रूज है या फिर जेसन स्टैथम है तो वो एक्शन बेस्ड मूवीज कर रहे हैं और वहीं पे उनको पसंद किया जा रहा है, वो एक तरह की फिल्में कर रहे हैं और वहां के वो स्टार हैं और वो बॉक्स ऑफिस किंग है। पर इंडिया में आई थिंक आपको डांस और थोड़ा सा स्टाइल होना चाहिए, अगर इफ यू वांट टू बी अ स्टार। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कि आप अमेरिका में रह रहे हैं तो काफी सालों से, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जो हॉलीवुड के स्टार हैं और जो यहाँ हिंदी मूवीज के स्टार हैं, उसमें आपको कुछ डिफरेंस महसूस होता है? हाँ, बहुत सीधा सवाल है, पर आई थिंक इसमें मुझे ये मानना है कि भाई इतने साल यहाँ रह के भी अभी मेरे काफ़ी जो रूट्स हैं वो हिंदुस्तानी ही हैं, राइट। तो मैं ये अपने नज़रिए से ही जवाब दे सकता हूँ, पर उससे पहले मैं अपनी परिभाषा देना चाहता हूँ। तुमने काफ़ी ग्राउंड कवर किया है इसमें, और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि साहिल भी रिकी पॉन्टिंग की तरह है। ये पॉडकास्ट से पहले, प्लानिंग से पहले, बहुत पहले मैंने इनको आमिर खान कहा था एक एपिसोड में, बहुत नर्वस है, फिर आके ऐसे कवर ड्राइव मारते हैं। अभी जिन्होंने स्कारलेट जोहानसन वाली बात कही है, वो अपने आप में एक पॉडकास्ट का हिस्सा हो सकती है कि क्या दोनों नहीं हो सकता कोई। तो इस पर भी आगे जाके बात करेंगे कि एक्टर स्टार एक एक क्या दोनों नहीं हो सकते। पर अभी जो तुम्हारे सवाल का जवाब, इससे पहले आई थिंक मेरी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है मेरे दिमाग से, क्योंकि मैं दिल्ली में जब जहाँ
मेरी फिल्मी तालीम जैसे ना एज अ फैन हुई है, तो मेरे फ्रेंड से जिनके नाना का सिनेमा हॉल था नटराज मोती नगर में, तो वो लोग उनके फिल्मी मैगजीन्स भी बहुत आते थे, अमित और उसका भाई अमन। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म बिजनेस का, जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस नहीं, कुछ बैठ के सिखाया। वहां हमेशा हिट फिल्म, अच्छी फिल्म, बॉक्स ऑफिस ओपनिंग की बात होती थी। और आज तो ट्विटर में लोगों ने बिल्कुल फाड़ के रख दिया कि बस कितने में राइट्स बिके, इतने में पीवीआर बिकी। मतलब जो बातें सफोकेटिंग सी होती हैं कि हर बंदा एनालिस्ट बना है, जैसे कि ना आप डाउ की बात कर रहे हैं या वॉल स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में बात करते थे ये पिक्चर चली है कि नहीं, तो उन्होंने क्लियरली बताई थी ये बात, मेरे फ्रेंड के बड़े भाई ने, कि अच्छी फिल्म और हिट फिल्म एक नहीं होती। वैसे ही, और आगे जाके मैंने उस बात को लेके मैंने स्टार और एक्टर में खुद डिफरेंशिएट किया। स्टार और अच्छी फिल्म का मुकद्दर बॉक्स ऑफिस में फ्राइडे को जब फिल्म खुलती है और उसके बाद संडे या दूसरे संडे तक पूरा मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता है स्टूडियो का पैसा लगा है। आदित्य चोपड़ा की बहुत ही जबरदस्त वो रोमांटिक जो डॉक्यूमेंट्री आई है, उसमें उन्होंने पूरे बिजनेस को एक्सप्लेन किया है कि जितने मुझ जैसे लोग हैं जो कई बार हम आर्ट हाउस को या एक्टर्स को थोड़ा अपनी बातचीत में एलिवेट करते हैं, उन्होंने मुझे भी बैठ के तरह समझा दिया बिना डायरेक्टली मुझसे बोले हुए कि इसमें इस मेथड में भी एक मैडनेस है, कि एक पूरा फॉर्मूला है कि कि अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे सितारों को जब लिया जाता है, फिल्में उनके माध्यम से लिखी जाती हैं। तो ये मेरा मानना है कि, और जो एक्टर है, आई थिंक उसकी परिभाषा, अब इंडिया में लोग कहते हैं कि क्रिटिक्स नहीं है, उसकी परिभाषा वहाँ क्रिटिकल अक्लेम से आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब फिल्म रिव्यूज पढ़ने लगते हैं। और अगेन, फिल्म रिव्यू और फिल्म क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा फर्क है। तो आई थिंक फिल्म क्रिटिसिज्म पढ़ने लगते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि भाई दिलीप कुमार क्या थे या मोतीलाल क्या थे, और नसीरुद्दीन शाह ने कहाँ कमाल किया, शबाना आजमी ने कहाँ कमाल किया, तब वो कितनी बेहतरीन एक्टर अदाकारा है। तो आई थिंक, और दूसरा जो मेरा लार्जर पॉइंट ये है कि इनकी एक्कोलेड्स होती है नेशनल अवार्ड्स या ऑस्कर्स या इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड या कान्स अवार्ड, फिल्म फेयर भी कहूंगा, जबकि फिल्म फेयर के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि वो तो एक शो है। पर मुझे लगता है कि ये दो करेंसीज हैं। स्टार इज नोन, इंग्लिश नहीं बोलूंगा, स्टार की पहचान होती है कितना उन्होंने बॉक्स ऑफिस में कमाया, कितने लोगों से उनका ऐसा रिलेशन है, चाहे वो जेसन स्टैथम हो, चाहे वो जैकी चैन हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे सलमान खान हो, कि वो उनकी फिल्म है, एक तरह से वो ऑटोर है कि उनकी फिल्म है, उनके फैन बॉक्स ऑफिस तोड़ के आते हैं लेने, उनकी ओपनिंग होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी, इनकी ओपनिंग्स नहीं होती। इनका, जैसे तुमने कहा कि भाई वो ग्रेटेस्ट एक्टर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नसीरुद्दीन शाह, या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो इन लोगों की करेंसी है कि एक्कोलेट्स। अब कहीं ना कहीं नसीर साहब ने भी जलवा, हीरो हीरालाल, त्रिदेव की। तो मेरा, आई थिंक, काउंटर पॉइंट तो नहीं कहूंगा, हम दोनों अभी तक सेम बात ही कह रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि नसीरुद्दीन शाह अपने वे में स्टार बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने जितने फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड जीते थे आर्ट हाउस फिल्में करके, तो वो कोई नया नाम नहीं था। जब उन्होंने त्रिदेव और ये फिल्में की, 86 में जलवा की, और फिर 89 में त्रिदेव, और 94 में मोहरा, और बीच में और भी फिल्में, गुलामी जेपी दत्ता की 85 में, तो वो वहां पहुंचे थे अपने अपने रेज्यूमे को लेके कि भाई वो बहुत ही माने हुए अदाकार हैं और अब वो सिनेमा की इस साइड पे भी आना चाह रहे हैं। पर मेरा जो पॉइंट है, उन्होंने अगर ये रोल मांगे होते लेट 70s में, जब उनकी शुरुआत हुई है, आई थिंक तभी हुई है, या अर्ली 70s में, नहीं अमिताभ के बाद ही आए हैं, तो तब उनको ये रोल नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं इतने माने हुए एक्टर को भी हम स्टार तो कहते हैं, क्योंकि स्टार एक बहुत लूज परिभाषा है। अब चलते फिरते किसी भी कह दो कि भाई, अगर हम कहीं को जाके बोलेंगे नसीरुद्दीन शाह या पंकज त्रिपाठी ये स्टार नहीं है, तो लोग कहेंगे, हमें सर से ऊपर से देखेंगे, भाई क्या बात कर रहा है, ये माने हुए लोग हैं, इनके नाम अखबारों में आते हैं, इनके नाम यूट्यूब में है, इंटरनेट पे है, ये स्टार हैं, बिल्कुल हैं। तो एक सबसेट तो है कि भाई लूज परिभाषा में सब स्टार हैं, और लूज से ज्यादा ऑर्गेनाइज परिभाषा में सब एक्टर हैं, कि आप एक्टर बनोगे तभी स्टार बनोगे। ये तो होने कि भाई आप बैंकर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आज मैं स्टार हूं, नहीं, मेन तो सब पहले एक्टर ही होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत ही फाइन लाइन हो जाती है कि, पर हाँ, जो, और फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, उन्होंने मुझे बताया था बहुत पहले फिल्मी मैगजीन से पढ़ के कि दो ही सुपरस्टार हुए हैं, ये 90s की बात होगी, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। तो मैंने उनसे पूछा, भाई फिर देवानंद, दिलीप कुमार सुपरस्टार नहीं है? कहते हैं वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, पर जो जो फिल्म बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है फिल्म का, उसके हिसाब से दो ही इंडिया में सुपरस्टार हुए थे। और दिस इज बिफोर द राइज ऑफ द थ्री खान्स, या जब खान अपने टोटल स्टारडम में भी आने वाले थे, तो उन्होंने बोला था दो ही सुपरस्टार हैं। जो कई साल तुमने भी सुना होगा कि राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक
कई पुराने लोग कहते हैं स्टारडम का सफर शुरू और खत्म होता है, पर अब डेफिनेशन डिफरेंट है कि टाइगर श्रॉफ भी स्टार हैं और वरुण धवन भी स्टार हैं, बिकॉज अब जो भी है उनका बिजनेस से ताल्लुक है कि भाई स्टूडियो इनको लॉन्च करते हैं, इनको बैक करते हैं। तो आई थिंक यहीं पे ये कॉन्वर्सेशन मेरे हिसाब से ना काफी ब्लरी भी हो जाती है कि, और ये कॉन्वर्सेशन का रीजन यही जो मैंने कहा कि हमारे उठने बैठने वाले लोगों में जो बातचीत होती है उससे ये आइडिया आते हैं कि जब ये दो बातें की जाती हैं, जैसे मैं किसी से भी अपने जानने वालों में, ट्विटर पे तो नहीं करूंगा ना, मेरा स्टाइल है, पर अपने जानने वालों, मेरे दोस्तों में, अपने कजन वगैरह में किसी से भी मैं बहस कर सकता हूँ। जैसे दो कमरे हैं, एक कमरा है जहाँ पे शाहरुख खान को ओवर एक्टर कहा जा रहा है या वो बहुत इमोट करते हैं और उनके स्टारडम पे उंगली उठाई जा रही है कि ये क्या है ये, तो वहां मैं शाहरुख खान के लिए एंड तक खेलूंगा कि उनका कैरिज्मा, उनकी प्रेजेंस, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और वो अदाकार तो अच्छे हैं ही, तो मैं उनको बैट करूंगा कि भाई उनके स्टारडम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता और ना ही उनकी अदाकारी पे कोई उंगली उठा सकता है। पर आप मुझे हिपोक्रेट कहिए। दूसरा कमरा है जहाँ पे शाहरुख खान साहब को कहा जा रहा है कि ये दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के उत्तराधिकारी हैं या उन जितने उमदा कलाकार हैं। वहां मैं कहूंगा 1 मिनट, अगर आपने सिर्फ अदाकारी की बात करनी है और हम सब दोस्त हैं कि खुल के बात करते हैं, वहां मैं कहूंगा कि काफी गैप है। इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान या आमिर खान को भी इसमें डाल दिया कि ये लोग कोई कहीं से भी सक्षम नहीं है, पर जो मेरा नजरिया है, और यहाँ मैं अपना अंकल होने का पूरा अंदाजा दे रहा हूँ लिसनर्स को, जो मेरा नजरिया है कि उस वे में हिंदी फिल्मों में, जो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में जो दो अदाकार आए हैं, मेन लीड्स, कैरेक्टर एक्टर तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आर्ग्यूमेंट भी कर सकता हूँ, कादर खान इमोशनल सीन्स अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जितने अच्छे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, पर हम यहाँ स्टार की बात कर रहे हैं तो कादर खान कैरेक्टर एक्टर है। पर स्टार और एक्टर में आई थिंक मैं जो मेन परिभाषा है वहां पे दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन को मैं बहुत ऊपर रखता हूँ। उसके बाद बातचीत हो सकती है, पर आई डोंट नो आज वो बातचीत करनी है कि नहीं। पर क्या तुम सहमत हो जो मेरी डेफिनेशंस है? तुम्हें लग रहा है कि इसमें मैंने कुछ ज्यादा कवर किया है या मैंने कोई पॉइंट है जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है? देखिए, जो स्टार वाली बात है वो अगर आप जस्ट फैंडम की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से आप शायद अर्ली 90s की बात कर रहे थे, तब तक शाहरुख खान आया नहीं था। तो मेरा ही तो ये मानना है कि जो मैंने सुन रखा है कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और अब मैंने शाहरुख खान की एरा देखी है, तो मेरे हिसाब से तो शायद ये तीन है जो कि बिल्कुल सुपरस्टार लेवल पे हैं। क्योंकि अगर आज भी आप शाहरुख खान को देखें और पठान के बाद, तो शायद ये बात और भी साबित होती है कि बहुत बड़े एक सेकेंड, सुपरस्टार हैं। तुम्हें इंटरप्ट करूंगा फिर बोलना। हाँ, हाँ मैंने वो 90s तक का बोला था जो मेरी इस हाँ दोनों हाँ, वही मुझे लगा। डिसिप्लिन्स हाँ की तालीम है। हाँ, शाहरुख खान से बड़ा सितारा तो शायद ही कोई हो, क्योंकि हाँ उस पर भी हम बात करेंगे कि भाई, क्योंकि स्टार अपने आप में एक ऑटोर है, और शाहरुख खान की जो फैन आर्मी है, जितना उनको पसंद किया जाता है, वो मुझे भी वो बेहद पसंद है। जो इनका कैरिज्मा है, ऑफ स्क्रीन चार्म है, और जो उनका स्टाइल है फिल्मों में भी, आई थिंक वो तो अपने आप में एक मिसाल है। वहां पे आई थिंक वो अमिताभ बच्चन के पैरेलल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिलीप साहब को स्टाइल के लिए जाना जाता है, जबकि मैं उनको बहुत मानता हूँ। पर एनीवे, तुम अपना पॉइंट आगे रखो, सॉरी। हाँ, मैं वही कह रहा था कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ही हैं जो लाइक तीन आप कह सकते हैं कि सुपरस्टार है, जिन्होंने मतलब कि पब्लिक पागल है उनके लिए। कि आज भी अब जैसे कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लोग खड़े होते हैं और शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होते हैं, आई थिंक वो बियॉन्ड एक्टिंग है अब। कि कोई उनकी दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगेन मैं तो दोनों का ही फैन हूँ, काफी बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो जो फैंडम है, जो स्टारडम है, वो आई थिंक बियॉन्ड एक्टिंग है इन दोनों की। जो एक्टिंग की आपने बात करी कि आई थिंक बहुत सारी एक्टिंग मुझे लगता है कि बहुत कल्चरली रिलेटिव होती है। कि अब हम बहुत लूजली यहाँ के हिंदी एक्टर्स को, या फिर अगर आप मैं मलयालम एक्टर्स या तमिल एक्टर्स की भी बात करूं, तो हम उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। कि जैसे कि मैं कहूँ कि अगर बड़े नाम वहाँ के जो है हॉलीवुड के, डिनेरो हो गए, पचीनो हो गए, ब्रांडो, निकलसन, आपको शॉन पेन बहुत पसंद है, और अगर वकीम फिनिक्स और डैनियल डे लुइस, ये आई थिंक हम थोड़ा सा अंडर सेल करते हैं अपने एक्टर्स को यहाँ पर। कभी कभी मुझे लगता है कि अ, क्योंकि जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कल्चरली कितना वो रेलेवेंट है वो कैरेक्टर, मतलब कल्चरली आप कितना अप्रोप्रिएटली उसको प्ले कर रहे हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं, कि अगर आप स्वदेश के शाहरुख खान को देखें या रंगीला के आमिर खान को,
तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी वो खराब परफॉर्मेंसेज हैं या फिर कम परफॉर्मेंसेज है किसी अदर एक्टर को अगर कंपेयर करें हम। मैं समझता हूँ कि लाइक दोनों अपना ए गेम लेके आए हैं उस रोल में। और वो रोल अगेन बहुत सारी आपको कल्चरल क्या कह सकते हैं नॉलेज चाहिए उस रोल को प्ले करने के लिए। तो वहां पे मैं मानता हूँ कि इवन दो मैं बिल्कुल भी ये डिनेरो और ये पचिनो एंड बाकी जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि एक जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हिंदी हटा लीजिए, मैं फहद फाजिल का काफी बड़ा फैन हूँ, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि फहद फाजिल, मैं समझता हूँ कि आज अगर दुनिया में गिनती हो तो शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स है दुनिया के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फहद फाजिल को उतने लोग नहीं जानते क्योंकि मलयालम सिनेमा में भी ओटीटी के बाद शायद रीच बढ़ी है, लेकिन फिर भी उतना लोग नहीं जानते जितना शायद शाहरुख खान या आमिर खान को जानते बाहर दुनिया के। फहद फाजिल को उतने लोग नहीं जानते होंगे। पर मैं कहीं से भी नहीं समझता कि वो बिल्कुल भी मतलब क्या किसी से भी कम एक्टर है दुनिया में। तो वो चीज हमें हमेशा मेरे ख्याल से ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप कोई, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं उसका कंटेक्स्ट क्या है और उसकी वो कल्चरली कितना अप्रोप्रिएट है। आ, बाकी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो आपने कहा कि शाहरुख खान के बारे में कि 90s के बाद मुझे लगता है कि हाँ, कि शाहरुख खान स्टॉप बीइंग एन एक्टर इन अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स। मे बी इधर उधर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, पर हाँ वो जो एक बार वो और वो जो डायलॉग है ये स्टारडम एक नशा है जो वो कहते हैं लग बाई चांस में, वो शायद और वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं इस बात को कि ही इज अ स्टार। वो कभी भी डिनाई नहीं करेंगे कि ही इज नॉट अ स्टार। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि अ, बहुत सारी मूवीज में अगर आप देखेंगे तो वो शायद ही इज जस्ट बीइंग अ शाहरुख खान इन दैट फिल्म। और इवन लाइक अ नॉर्मल रोल लाइक डियर जिंदगी जहाँ पे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, आई थिंक ही इज जस्ट बीइंग शाहरुख खान इन दैट मूवी। और वो उससे ज्यादा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ एक्टिंग कर रहे हैं वहां पे। वो बस एक शाहरुख खान है और वो आ गए आपके सामने और और हमें पसंद है क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी और उनके जो एज अ स्टार हमें पसंद है, एज अ पर्सन भी। तो बस हम उनको देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वहां पे मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि अगर कोई कहते हैं कि डियर जिंदगी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वहां पे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ लोगों से क्योंकि मैंने शायद आपसे भी ये बात कही थी कि अ, अगर शाहरुख खान किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और वो अगर आप डियर जिंदगी के कैरेक्टर देखें तो वो बिल्कुल सेम है, वो वैसे ही बात कर रहे हैं। उसमें कोई भी वो उस रोल में मतलब वो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती थी श्रीदेवी की, क्योंकि जब मैं श्रीदेवी के इंटरव्यूज देखता था और ये अ, मैंने काफी बार नोटिस भी किया था कि शी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। और लाइक उनके लाइक उनको अगर एक किसी अभी फंक्शन में डायलॉग भी बोला गया था तो वो बिल्कुल हिचकिचा रही थी और शर्मा रही थी। पर फिर मैं जब उनको देखता हूँ चालबाज में या फिर और बहुत सारी जैसे जुदाई में, और फिर मेरे को लगता है कि यार दिस पर्सन इज जस्ट कंप्लीट अपोजिट। जो मतलब आप सोच नहीं सकते कि बंदा जब शायद इनके सामने कैमरा है तो मतलब शी इज डूइंग मैजिक। तो वो एक नोटिस करने वाली बात अ, है कि कुछ जो स्टार होता है उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी मतलब वो अपनी इस तरह से मतलब अपने आप को ढालता है और इस तरह से कैरी करता है कि वो हर चीज में फिर है कि जैसे कि शाहरुख खान आएंगे तो बात करने का लहजा और आ, हाथ फैलाने का तरीका, तो वो सब एक मतलब एक सिग्नेचर जो उनका बन गया है, या वो एक मतलब एक आइकन बन जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आई थिंक तुमने काफी अच्छे पॉइंट्स आगे रखे हैं, मुझे एक आईना भी दिखाया है, तो मैं अपनी थॉट्स थोड़ी सी रीअरेंज करता हूँ। तो पहले तो मैंने तुम्हारे पिछले सवाल का जवाब दिया नहीं था कि मैं काफी बोल गया था कि यहाँ पे सिस्टम कैसा है अमेरिका में। सिस्टम नहीं, यहाँ पे नजरिया क्या है लोगों का। एज अ टीनेजर मैं अमेरिका आया था, उसके बाद मेरे अर्ली 20s आई थिंक, जो काफ़ी इम्प्रेशनेबल टाइम होता है। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त यार बने थे, जो आज भी एक दो लोग हैं जिन्होंने बस मेरा नज़रिया थोड़ा सा बदला था। फिर आपको कोई पानी पिलाने कुएं तक ले आ जाता है, पर आपको पानी खुद ही पीना है, जो भी पुरानी कहावत है। तो मैंने अंग्रेजी फिल्में बहुत कम देखी थी यहाँ आने से पहले से। ब्रूस ली, श्वार्ट्जनेगर और कियानो रीव्स की स्पीड ले दे के शायद 20 फिल्में भी ना देखी हूँ, और ब्रूस ली वगैरह
तो बहुत ही एक्शन स्टार हैं उसमें, कोई ना डायलॉग बाजी थी ना कोई स्क्रिप्ट थी ऐसी। तो जब मैंने आके 90s में अमेरिका में इंग्लिश फिल्में देखनी शुरू की, तो एक कल्चर शॉक तो था ही कि समझना कि भाई सारी जो ग्रेट फिल्में थी मैंने वो 90s में ही देखी हैं। और जैसे कि बहुत देसी लोग हैं मेरे बाद भी जो आए हैं, मेरे दोस्त वगैरह, सब ने, मैं कहता हूँ कि डिनीरो पचीनो कोर्स से आदमी शुरू होता है, ब्लॉकबस्टर में जाके घंटे बिताता है, फिर आदमी ब्रांडो तक पहुंचता है। तो ये क्लियर क्लियर पाथ है। पर मेरे मेरी तालीम में मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे शॉन पेन की फिल्मों से मेरा तारुफ कराया। और वहां से थोड़ा सा मेरा नजरिया खुला, क्योंकि आई थिंक जो तुमने कहा कि भाई हम अपने एक्टर्स को कई बार, और हम जैसे लोग जो इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन है, इंडियन मिडिल क्लास, हम हिंदी ही बोलते हैं या इंग्लिश भी बोलते हैं, और जो भी चाहे तमिल तेलुगु के साथ हम इंग्लिश बोलते हैं, हम एक लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल तो हम हैं, पर हम हर चीज़ को अंग्रेजी से कंपेयर करते हैं। वो एक हमारी फितरत है कि यहाँ ये होता है वहाँ वो होता है। कई बार हम इंडिया को ग्लोरीफाई करते हैं, कई बार हम इंडिया को गिराते हैं, जिस भी हम मूड में हो, कि बाहर के मुल्कों में ये होता है वगैरह वगैरह। तो जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी थी, खासतौर पर जब मैंने शॉन पेन को मैंने मिड 90s में देखा और समझा, और फिर मैंने उनका काम देखा कि जितने भी यहाँ मैगजीन थे, रोलिंग स्टोन वगैरह, यहाँ मैंने पहली बार सुना था उनको अपनी जनरेशन का बेस्ट एक्टर कह रहे थे। गोट वोट से पहले की बात है, क्योंकि ज्यादातर जनरेशन की ही बात होती है। ये क्लियर है कि भाई शॉन पेन को ब्रांडो से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी एक अंडरस्टूड लॉ है जो हमारे यहाँ होता है कि भाई वो टाइम और था, ये टाइम और है। और उस टाइम मकाम था ज्यादातर मेल गिब्सन और टॉम हैंक्स और इन लोगों का, जिनको मेन स्ट्रीम में देखा जाता था। शॉन पेन की फिल्में भी नेशन वाइड रिलीज होती थी, पर जो मुझे समझ आई बात थोड़ी बहुत, और जो मुझे फिर बाद में आके हिंदी फिल्मों में कंपैरिजन किया, उसमें शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या रणबीर कपूर की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रे और डार्क कैरेक्टर्स को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया कि अब वो कह लीजिए पहले मुर्गी आई अंडा है, समाज की डिमांड है, कल्चर की फिल्में बनती तो लोगों के लिए ही हैं। तो शॉन पेन ने डेड मैन वॉकिंग और दो तीन और भी रोल किए हैं उस जमाने में, स्वीट एंड लो डाउन, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट कनिंग भी हैं, वो हर्ली बर्ली, ये कोई इतनी मानी फिल्में नहीं है डेड मैन वॉकिंग के अलावा, पर वो एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे। तो अब आमिर खान की गलती नहीं है कि अगर हमारे यहाँ लिखावट ऐसी नहीं है और हम एक भाई मेन स्ट्रीम को देंगे फिल्म बना के, तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं किसी को नीचा नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे भी कितनी ऐसी फिल्में जो समझ नहीं आती, मुझे बाद में उनका मतलब समझना पड़ा है पढ़ के या किसी से पूछ के कि भाई मुझे तो ये फिल्म थोड़ी डीप है, मेरे सर के ऊपर से गई है, कोई तेज जहाज की तरह। जैसे मेरी फेवरेट फिल्म है फाइट क्लब, मुझे तब समझ ही नहीं आई थी जब मैंने अक्टूबर में जब रिलीज हुई थी 1999 में, पहली रात को देखी थी, मैं हक्का बक्का निकला था कि मैं सोचने गया था मुक्केबाजी टाइप की कोई फिल्म होगी, और वो कुछ और फिल्म थी। एंड देन ऑफ कोर्स इट चेंज मी एज अ व्यूअर। उसके ऊपर भी एक एपिसोड बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जैसे फिनिक्स ने अभी जोकर की है, जो मेंटल हेल्थ को लेके फिल्म है, वो है तो सुपर विलन के ऊपर फिल्म, पर मेन चीज है मेंटल हेल्थ कि इन लोगों के साथ क्या होता है। और उस पर बहुत बड़े लोगों ने ऐसे लिख दिए हैं, बहुत डीप लेवल पे बात हो रही है उस पर। उनकी अदाकारी तो बहुत जबरदस्त है। उससे पहले ही वो सबको पता है जो फिल्में देखते हैं वाकिन फीनिक्स कौन है, पर एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस ही जिनको उनका नाम लेना और जिनका उनसे तारुफ जोकर में हुआ है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि भाई जिस तरह की राइटिंग है और आपके एक सब कल्चर चल रहा है, जहाँ पे अगर 6000 स्क्रीन में अमेरिका में मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हुई है, तो जॉनी डेप और शॉन पेन की फिल्में भी 2200-3400 स्क्रीन में रिलीज हुई हैं। ठीक है, उनका मुकद्दर बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बना था, वो फिल्में कई फेल हुई हैं, पर वो अच्छी फिल्में हैं। यहाँ ही अच्छी फिल्म और हिट फिल्म का भी एक फैसला है। तो मैं आमिर और शाहरुख को या अपने अदाकारों को कई बार हम नीचा तो दिखाते हैं, मैं गिल्टी हूँ इस बात के लिए, पर मेन बात यह है कि भाई किस तरह की राइटिंग है और राइटर उस गहराई तक जाना चाह रहा है कि नहीं। कि डेड मैन वॉकिंग मैं सबको कहूंगा मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, अगर आपने नहीं देखी जरूर देखिए। और उस फिल्म में मैं रोया हूँ, और रोया ऐसा नहीं हूँ कि आंसू आ गए। उस फिल्म में एक सीन आता है, मैं दहाड़ मार के मेरे अंदर से इमोशन बाहर हुआ था, और मेरी बहन और मेरे फादर बैठे थे, उन्होंने क्या हुआ, बहुत इंटेंस सीन है। बट वहां उन्होंने एक ग्रे कैरेक्टर के साथ आपको एम्पथाइज किया है। फिल्म दो लोगों के नजरिए से बनाई गई है। अब उस पर डिबेट हो सकती है कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं, बहुत ही डीप फिल्म है वो। और वो फिल्म आई थिंक स्कूलों में लोगों को सोशियोलॉजी क्लास और फिलोसफी क्लास में दिखाई भी गई है, शायद सोशियोलॉजी में तो दिखाई गई है कि यहाँ समाज के ऊपर कमेंट्री होती है। तो बस आई थिंक बात घूम फिर के वहीं आ गई कि जो तुमने शुरू में कहा था कि हमारे समाज में एक्टर ज्यादा बनते हैं, स्टार ज्यादा बनते हैं। तो मेरा बस मानना यही है कि कंपैरिजन हिंदी अभिनेताओं का, सितारों का अनफेयर हो जाता है, क्योंकि जिन कहानियों से बात कर रहे हैं, कि जहां आप थोड़ा सा, तुमने और मैंने
1-2 हज़ार फिल्में वो देख ली होंगी। तो हम, ठीक है, हम एक्सपर्ट तो नहीं है, पर अपने में फैन लेवल पे हम बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। तो अब हम, जब हम टीवी इतना देखते हैं, तो हम कहेंगे भाई यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैं खाने का एग्जांपल दूंगा। अब मैं 27 साल से बॉस्टन में ये कंपेयर कर रहा हूँ, ना बटर चिकन अच्छा मिलता है, ना छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। या साउथ इंडियन खाना अच्छा मिलता है, क्योंकि मुझे पता नहीं असली साउथ इंडियन खाना क्या है एक बेसिक लेवल पे। तो अब मुझे कोई बोले कि बॉस्टन में आए कल को तुम आओ, या कल कोई और आएगी, भाई मुझे छोले भटूरे खाने हैं, या मेरे फ्रेंड आए मुझे तंदूरी चिकन खाना है, एक जगह नहीं है जहां मैं किसी को ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी वही नक्शा छपा हुआ है, पुरानी दिल्ली का, कनॉट प्लेस का, चाणक्यपुरी का, करोल बाग का, वगैरह वगैरह, खाना वहां मिलता है। तो इसी तरह जब मैंने शॉन पेन डिस्कवर कर लिया, या मैंने डिनीरो को रेजिंग बुल में अप्रिशिएट कर लिया, या मैंने पंकज त्रिपाठी को या जयदीप अलावत का लोहा मान लिया, तो वहां पे फिर कई बार अगर मेरे कजन या कोई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बैठ के कहे कि भाई कोई भी खान ले लो, या कोई भी हमारा मानव स्टार ले लो, कि इनका काम एक फ्लैट आउट कंपटीशन में कोई कहे कि ये बिल्कुल ही इंटरनेशनल लेवल का है, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत तो है। बट जैसे मैंने कहा, अगर कोई इन खान्स को, इन लोगों को गिराएगा, सलमान खान के फैन कोई स्टारडम को गिराएगा, तो वो भी एक नॉलेज है कि आपको पता है सलमान किस तरह के रोल कर रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस जा रही है, चाहे वो कभी अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं अच्छा अच्छा एक्टर नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक बेइज्जती और इज्जत भी अगर आपने किसी की करनी है, तो आई थिंक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो उसमें है। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि भाई, जैसे नसीर साहब कहते हैं मुझे दारा सिंह बहुत पसंद है और अमिताभ बच्चन की बुराई करते हैं। मैं नसीर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ बातें उनकी सही भी हैं, बट सिर्फ ये कहना कि मेरे को दारा सिंह और शम्मी कपूर पसंद है और अमिताभ बच्चन ने कोई ग्रेट फिल्म नहीं की है, क्या वो बिटरनेस है? क्या वो पेशे की सच्चाई है? क्या एक वो जेन्युइन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या क्या वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है? सारी बातें हैं कि नसीर साहब कंसिस्टेंटली बेटर हैं या कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट हैं। तो लगता है हाँ, वो गौतम गंभीर लेवल के ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑनेस्टी तो बहुत बेकार है कि एक ही बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। पर नसीर साहब ने कुछ ऐसी बातें कही और वह हम कहेंगे भाई हाँ, नसीरुद्दीन शाह का हम लोहा मानते हैं। पर ये कहना कि अमिताभ बच्चन अच्छा अदाकार नहीं है, मजा नहीं आया इस बात पे। तो आप आई थिंक आपने जो मेन बात कही ना, वो मैं बिल्कुल उससे एग्री करूंगा कि जो हमारी राइटिंग है वो शायद बिल्कुल, मुझे लगता है कि राइटिंग में बहुत कमी है हिंदी सिनेमा में, और खास करके अब तो इस जनरेशन में आपको दिखेगा कि ओटीटीज पे वो राइटिंग आपको दिखने को मिल रही है। एटलीस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नया लिख रहे हैं, और जो एक उनके साथ हो रहा है, या इवन इमेजिनेशन भी लोगों की जो, अगेन क्रिएटिव फील्ड है, तो इमेजिनेशन भी जो लोगों की निकल के बाहर आ रही है वो ओटीटी में आपको देखने मिल रही है। पर हिंदी सिनेमा में बिल्कुल 5-6 सालों में मैं ये कहूंगा कि हाँ, राइटिंग तो पहले भी ऐसी कोई बहुत वो बहुत मजेदार नहीं थी, या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग, या हम कहें कि भाई इस तरह की राइटिंग है, तो वो तो पहले भी नहीं थी, पर मुझे लगता है और गिरी है। और उसी के कारण हमें ये भी है कि जो हम नेक्स्ट जनरेशन के एक्टर्स हम वो कह रहे हैं कि अब जैसे कि हमारे राजकुमार राव हो गए, या फिर हम पंकज त्रिपाठी की बात करें, मनोज वाजपेयी, तो मनोज वाजपेयी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि उनका करियर अगर आप देखें कि भीखू मात्रे से स्टार्ट हुआ और नेशनल अवार्ड मिला, और इतना शानदार परफॉर्मेंस है। और खास करके मुझे उस परफॉर्मेंस की जो सबसे खास, मतलब अ, खासियत लगती है, वो शायद उस गाने में निकल के आती है कि सपने में मिलती है। मुझे लगता है कि अगर आपने कभी मनोज वाजपेयी को डांस करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उस गाने में वो जिस तरह का डांस कर रहे हैं, और जिस तरह के वो जो भीखू मात्रे बने हैं, वो उनके एक्टिंग की कला को दर्शाता है कि उन्होंने उस गाने में भी वो एक्टिंग ही करी है, कि किस तरह से आप एक्टिंग करें। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग, अगर आप नहीं देखे तो फिर वो गाने को दोबारा देखिए और सिर्फ मनोज वाजपेयी पे ध्यान रखिए, तो आपको लगेगा कि ये बंदा कितना कमाल का काम कर रहे हैं। और पर अगर उनका फिर आप करियर देखें तो बीच में बिल्कुल ही उन्होंने, मतलब उनके शायद शूल मिली एक उनको फिल्म, जो कि शायद एक सोलो लीड फिल्म थी, जिसमें उन्होंने फिर से काम बहुत अच्छा किया, और फिल्म भी काफी अच्छी लिखी गई है वो शूल। पर उसके बाद फिर वो वीर ज़ारा, और बीच में 10 कहानियां, और बहुत सारी फिल्में हैं बीच बीच में आई उनकी। पिंजर भी करी है उन्होंने, जो कि बहुत अच्छी फिल्म है। पर एक करियर में आप देख सकते हैं कि नीचे गिरते गए, और जबकि बहुत शानदार एक्टर है। मुझे लगता है कि मैंने उनको ध्रुव काल में देखा था, और आ, उसमें तो छोटा सा रोल था उनका, पर तब से हैं वो, मतलब इंडस्ट्री में मिड 90s से। और अब जाके जब मैंने उनको अब देखा है पिछले 5-6 सालों में, तो अगर आप देखें कि जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो उनको काफी, कह सकते हैं, ग्लोबल रिकग्निशन मिली। पर उसके बाद मूवी करी उन्होंने, अलीगढ़ करी है, और फिर एक भोंसले आई थी जो कि बहुत
ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, शायद सोनी लिव पे अभी भी मौजूद होगी। तो आप वहां देख सकते हैं कि जैसी उनको राइटिंग मिली है कि अलीगढ़ में या भोंसले में जहाँ पे, तो फिर जो किरदार है और उसको फिर आप देख सकते हैं कि वो एक्टर कितना जो उसके अंदर क्राफ्ट भरा हुआ है वो अपना बाहर निकाल के दे रहा है आपको। पर वही मैं अगर कंपेयर करूँ राजकुमार राव से या नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, तो उनको शायद हम रोल ही नहीं दे रहे हैं। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सलमान खान के साथ किक में आया, अभी मैंने उनको लास्ट जो देखा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो सुधीर मिश्रा की फिल्म थी, अब मैं नाम अफवाह। भूलता हूँ, अफवाह। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं आया उसमें। पर उनको मुझे लगता है कि अब हम रोल ही नहीं दे रहे हैं ऐसे एक्टर्स को जिनमें काबिलियत काफी है, जो कि राजकुमार राव मुझे लगता है कि अब पता नहीं किस तरह के रोल कर रहे हैं, पर वो एक है कि वो एक ट्रैप जैसी मूवी में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, राइट। और वो एक्टर की ही मूवी है, मतलब उसमें अगर एक्टर अच्छा नहीं तो वो मूवी आपको अच्छी लगेगी नहीं। अ, तो उनके लिए अगर आप रोल लिखेंगे तो शायद मैं मानता हूँ कि ये लोग कर सकते हैं काम यहाँ पे, कि इनमें बहुत ज्यादा काबिलियत है अच्छा काम करने की। पर फिर हम इन्हें फिर फिल्म में फिर वो जो हल्की फुल्की देते हैं, तो फिर उसमें काम भी हल्का लगता है। तो राइटिंग का, जैसे कि हमने अपने सलीम जावेद वाले एपिसोड में बात करी थी, कि अमिताभ बच्चन काफी खुशकिस्मत थे कि उनको सलीम जावेद मिले और एक ऐसा किरदार उनको दिया गया जिसमें अपने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया। और ये चीज मुझे लगती है कि जो ये हम खास करके दोनों आमिर और शाहरुख के फैन है, कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप 90s के बाद हटा दिया जाए तो कुछ चीजों में आप ये कह सकते हो उनकी चॉइसेस भी होती हैं कि भाई आप करना ही नहीं चाहते वो काम, अ, या फिर आपको मिला ही नहीं वो काम। दोनों बातें हो सकती हैं कि या तो आपने चूज ही नहीं किया या फिर आपको मिला ही नहीं। तो बहुत ये, सॉरी, हाँ, हाँ, खत्म कीजिए हाँ, अपनी बस बात। मैं ये कह रहा था कि तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम खास करके किसी भी एक्टर की बात करते हैं तो उन्हें किस तरह का काम मिला है। अब अजय देवगन की भी अगर हम बात करें तो अजय देवगन भी बीच में था कि उन्होंने कर रहे थे गंगा जल, अपहरण, और प्रकाश झा ने उनको कुछ अच्छे रोल्स दिए, जख्म में भी अच्छा काम किया। पर बाद में फिर वो उनको शायद उसी चीज को इनकैश कराने के चक्कर में उनको वही सेम रोल देने लगे, और फिर कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा रोल लिखा गया है और इसको आप प्ले करिए। जैसे कि आमिर खान ने, शायद आमिर खान को पहले जब विशाल भारद्वाज ओंकारा लिख रहे थे तो लंगड़ा त्यागी का रोल वो आमिर खान को ऑफर शायद किया था, फिर उन्होंने रिजेक्ट हुआ, शायद उनके बीच कुछ आपसी मतभेद हुए और फिर वो रोल किया नहीं है आमिर खान ने। तो मुझे लगता है कि वो सब जो आपकी राइटिंग है, डायरेक्ट अगर आप वैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो वहां पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ, भाई आप कुछ कह रहे बिल नहीं, बिल तो सबने पे करने हैं, राइट, कि भाई पैसा तो चाहिए काम के लिए। अब जैसे उसमें तो कोई दो राय नहीं, चाहे वो के मैनन हो, चाहे वो इरफान खान हो, सब काम भी करना चाहते हैं अपने मुताबिक का और पैसा भी लेना चाहते हैं। थे। पर वो इक्वेशन इतनी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा जीरो और कहीं जैसे कल रात को हम लोग भोला के बाद अभिषेक बच्चन, मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ इसे, भोला देखनी नहीं चाहिए किसी को, इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, अपने 2 घंटे के और लगाइए, बच्चों बच्चों के साथ बाहर जाके घूमिए, आइसक्रीम खाइए, बट अगर देखेंगे तो उसमें अभिषेक बच्चन, भोला का सीक्वल बन रहा है, क्यों बन रहा है वो भी अपने आप में एक पॉडकास्ट है। तो ऐसे ही मैं और मेरी वाइफ भोला के बाद हम हंसे कि भाई अभिषेक बच्चन को इन्होंने रोल दिया है, और मेरी वाइफ का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है अभिषेक बच्चन के लिए। और अभिषेक बच्चन एक ऐसे आई थिंक किरदार हैं जो रियल लाइफ में हमें नहीं पता कैसे हैं, पर जो उनके ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज हैं वो बहुत जेन्युइन लगते हैं सबको, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सिंपथी तो है। तो ऐसी बात हुई कि भाई कितना पैसा मिलता है फिल्म में वगैरह वगैरह, तो फिर हम गूगल करने लगे दोनों अपने अपने फ़ोन पे, जो कि बड़ी गंदी आदत है, सब फ़ोन उठाते हैं। तो फिर हम दोनों सेम पेज पे पहुंचे और वहाँ लिखा था ये उनको 20-25 करोड़ मिलता है। तो मैंने कहा ये शायद आउटडेटेड है, क्योंकि मैंने सुना है कि आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को 20s में मिलता है कि, और आजकल बात भी हो रही कि पैरिटी होनी चाहिए, उस पर भी एक और एपिसोड होना चाहिए। बट मैंने कहा ये गलत है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है अभिषेक को तो इतना इस लेवल का काम भी नहीं मिल रहा। तो और मैंने कहीं पढ़ा था अमिताभ और सैफ का रेट 10 या 11 करोड़ है, तो अभिषेक का रोल कम होगा रेट। तो फिर ऐसे ही वो अक्षय कुमार पे पहुंची, उन्होंने कहा कि ये कठपुतली के लिए उन्होंने 120 करोड़ था, नहीं कैसे मिला था, अगर फिगर सही भी है, और फिर प्रोडक्शन में भी उनका कुछ शेयर है वो, तो वहां लगता है कि कठपुतली में 80% जो एक्सपेंस था फिल्म का अक्षय साहब को मिला। अब वहां लगता है यार कैसा काम है, अक्षय के अपने काम के हिसाब से ये बहुत हल्का काम है, राइट। अब वहां पे अब यही के मैनन या नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग नाराज होते हैं, अब वो एक अजीब सी बात है कि भाई काम भी अच्छा करो और पैसा ना मिले, पर वही जो जनता को पसंद है जिसपे एक तरह से पैसा लग रहा है वो बिजनेस है, कि फ्राइडे को अक्षय कुमार को देखने के लिए लाइन लगेगी,
एक मैनन को तो लोग अपनी फिल्म बैडमिंटन आ रही है कुछ करें, नसीर साहब कुछ करें, इन लोगों को तो रीट्वीट्स भी नहीं मिलेंगे अगर ये लोग एक्टिवली, किसी को पता भी नहीं नसीरुद्दीन शाह ट्विटर पे हैं कि नहीं, एक अकाउंट और है। वहां पे मैं आपको एक चीज के लिए रोक रहा हूँ। आई थिंक वहां पे वो मार्केट डायनामिक्स बहुत मैटर करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि उसको आई ये बात बिल्कुल आप कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करवा पा रहे हैं ना, ये आई थिंक मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं कि अब अक्षय कुमार 120 करोड़ कोई उनको पहली फिल्म के लिए नहीं मिल रहा है, अगर जो भी अमाउंट है, मैं अमाउंट पे नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है, जो लोगों को पसंद है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर, उन्हें पता है कि ये निकलवा के दे सकता है, तो शायद इसीलिए उनको वो पैसे मिल रहे हैं। तो वहां पे मैं नहीं समझता कि कोई उनको उनकी एक्टिंग एबिलिटी के लिए पैसे दे रहा है। नहीं, पर जब मेरा कहने का मतलब ये है कि आई हाँ, थिंक अब आप अपनी हमारे, बात कंप्लीट नहीं करिए। नहीं, हाँ। तुमने अच्छा पॉइंट उठाया, पर जब ये सब अपना टैक्स फॉर्म भरते होंगे, अक्षय, शाहरुख, के नसीर या भूमि पेडनेकर, ये सब एक्टर ही लिखते होंगे या एंटरटेनर, कोई नहीं लिखता हुआ मैं वहां पे स्टार हूँ। एक ही प्रोफेशन की ये दो राह है, और सही है। जैसे फिर मैं क्रिकेट लाऊंगा, जैसे ब्रैडमैन ने चैपल को कहा था कि जिस दिन क्रिकेट एक बिजनेस बन गया उस दिन क्रिकेट की एक मर्यादा, एक इंटेग्रिटी कम हो गई। और सही है भाई, पैसा आ रहा है तभी आज लोग आईपीएल भी हैं, तो तभी फिल्मों में, ओटीटी में लोगों को रोल मिल रहा है। जिस दिन बिजनेस आए, सबके घर चलने, सबको वो चाहिए रिवॉर्ड। अब मैं स्टारडम के खिलाफ नहीं हूँ, पर आई थिंक बस वहीं पे ये सबसेट है जो हमने शुरू में बोला था कि चाहे अक्षय कुमार ने और शाहरुख खान ने रिस्क लेके इस स्टेज तक पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे हैं, पर फिर वही वाली बात है ना कि जो बॉक्स ऑफिस में हो रहा है वो बिजनेस है, और जो आर्ट हाउस हो रहा है वो कला है। अब बॉक्स ऑफिस को आप कला नहीं कह सकते, जबकि है एक ही अम्ब्रेला में। लोग कहेंगे हिपोक्रेसी, हाँ, और मुझे ये बात कहने के बावजूद भी मुझे मिशन इम्पॉसिबल और जैसे ऋतिक रोशन की वॉर आई थी, ये फिल्में कभी भी आप उठते बैठते देख सकते हैं। अब शॉन पेन हुए, इरफान खान हुए, तलवार मुझे फिल्म बहुत पसंद है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, मैं फिल्म बार बार नहीं देख सकता, चाहे उसमें दिखाया कुछ नहीं है, पर जो पूरे आपके दिमाग में चल रहा है कि बच्ची एक मारी गई है, फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इवन बीइंग फादर ऑफ अ गर्ल, और ये चीजें हैं कि आप नहीं देख सकते अच्छी फिल्में, चाहे हम उनके लिए एडवोकेट कर रहे हैं बार बार, उसके लिए एक सुकून चाहिए, एक दिमाग चाहिए। जैसे बॉयज डोंट क्राई एक फिल्म थी हिलरी स्वांग की, मैंने कितने साल वो डीवीडी मंगाता रहा और देखी नहीं, क्योंकि मुझे पता उसमें बहुत ही ब्रूटल रेप सीन है। तो नहीं, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप देखिए वो फिल्म, मुझे काफी पसंद है वो फिल्म। हाँ, नहीं, पर मैं उसी बात को बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि किसी को लगे कि मैं यहाँ पे आमिर या शाहरुख या देवगन को इनको गिरा रहा हूँ, नहीं। एक स्वैगर है, जैसे मुझे कंपनी सत्य ज्यादा पसंद है क्योंकि कंपनी स्टाइलिस्ट है, पर मुझे ये पता है कि सत्य ने पूरा जॉनरा बदल दिया है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट है, अच्छी फिल्म शायद सत्य है, पसंद फिल्म कंपनी है। जिस तरह हर अच्छी फिल्म हिट नहीं होती या हर हिट फिल्म अच्छी नहीं होती, आई थिंक ये इसकी सिबलिंग या कजन कॉन्वर्सेशन है। और हाँ, मैं एक बात और कहूंगा, तुमने पिछले बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई वो नाचे ऐसा भीखू मात्रे गाने में। भाई ये ऋषि कपूर, मरहूम ऋषि कपूर साहब ने एक बार नवाजुद्दीन को लेकर शायद कोई बात कही थी, क्या ये शाहरुख खान या सलमान खान साहब की तरह रोमांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर वो रीजन क्या है? क्योंकि हम सबकी जो एक डेफिनेशन है, सिक्स पैक होना चाहिए, या आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए, हर कोई आजकल मॉडल है, राइट? तो गोइंग बैक टू, क्या नवाज में किसी कोई नवाज को क्यों गाने में देखना चाहेगा? क्योंकि बहुत क्लियर कट परिभाषा है हमारे यहाँ कि ठीक है, अमिताभ बच्चन कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, पर वो लंबे हैं, पर्सनैलिटी है उनकी, शुरू में उनको स्ट्रगल हुआ आने में। ही इज नॉट फिरोज खान और विनोद खन्ना और धर्मेंद्र बाय लुक्स, पर एक जब वो एस्टेब्लिश हो गए तो अबव एवरेज एवरेज लुकर है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी या रणवीर शोरी या क्या कहते हैं जयदीप अहलावत, इनको गाना कौन देगा? तो वो तो एक कंपैरिजन ही अनफेयर है। जैसे मेरी वाइफ ने बोला था एक बार इसी बात पे, मैं उनको कोट करता हूँ, उनको इतना शौक नहीं है, वो सोच रही है बिला वजह की बात है। वो कहती भाई एक एंटरटेनर है, एक एक्टर है, कहती बात खत्म करो, इस पे पॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है? कहते किसी को देख के आप एंटरटेन होते हो और किसी को देख के आप इम्प्रेस होते हो, सिंपल बात है। तो इसीलिए उसने कहा था भी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने सेक्रेड गेम्स में जो रोमांस किया है कुकू के कैरेक्टर से, कहते हैं हाँ, वो आंखों में प्यार है, दर्द है, चाहत है, फिर एक नफरत है, कितने इमोशन है जो प्यार से रिलेटेड होते हैं, फिर लॉन्गिंगनेस है, राइट? अब यही थोड़ी है कि भाई आप हाथ फैला के या राज खन्ना की तरह जवानी जिंदाबाद वही रोमांस है, पर सबको वो रोमांस अच्छा रहता है, वो डेफिनेशन बन गई है रोमांस की। तो अगर हम ये कहें कि भाई शाहिद कपूर नवाज वाला रोल कर सकता है, चाहे इतना अच्छा ना करे, पर नवाज वाला रोल करेगा ही नहीं, नवाज को वो रोल मिलेगा ही नहीं। नवाज को कौन देखना चाहेगा गाते हुए? तो ये नवाज की कमी थोड़ी है, तो ब्यूटी लाइज ना आए, तो बेहोल्डर की कमी है कि हमारा एक क्लियर कट डेफिनेशन है। ऋषि कपूर का पेट निकला हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो प्रिंटेड स्वेटर्स पहन के जो 90s में थे, तू 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 तारा कर रहे हैं,
जूही चावला के मुकाबले बड़े कजन या अंकल लग रहे हैं, पर वो गाना हिट है और वहां पे वो लग रहे हैं ही इज गुड लुकिंग, एक्टर भी अच्छे थे। तो आई थिंक ये एक इक्वेशन है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अमेरिका की मैं तुमसे बात पूछूंगा, यहाँ पे शॉन पेन, जैक निकलसन, इवन रॉबर्ट डिनीरो, टॉम हैंक्स और क्लिंट ईस्टवुड, इन लोगों में जस्टिन हॉफमैन, कोई बंदा कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है पॉल न्यूमैन या ब्रैड पिट या टॉम क्रूज की तरह, पर ये सब बहुत बड़े एक्टर स्लैश स्टार बने। हमारे ऐसे एग्जाम्पल हैं या कम हैं? नसीर को और ओमपुरी को हम स्टार मानते हैं, पर वो आर्ट हाउस से आए हैं, उनको कोई नहीं मानते कि भाई वाह कि मैं नसीरुद्दीन शाह जैसे कपड़े पहनने आज, राइट? और उसमें भी कुछ कमी नहीं है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ, मैं स्टार्स को गिरा नहीं रहा, पर आई थिंक ये ऑडियंस के लिए फिल्में बनती हैं। मैं तुम्हें दो सवाल दूंगा कि एक तो कन्वेंशनल जो हीरो की लुक है, हम उससे कितनी दूर आए हैं, और एज अ फैन हम कितने एजुकेट हुए हैं। क्या हम जयदीप अलावत को लीड देखना पसंद करेंगे? ओटीटी में देखना पसंद करेंगे, पर हम उनको गाना गाते हुए देखना नहीं पसंद करेंगे। मैं भी नहीं करूंगा, तो मैं दूसरों से क्यों उम्मीद करूं? हाँ, तो ये देखिए, दो चीज इस पे मैं कहूंगा आपसे कि जो आपने कही कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग हमारे एक्टर्स, ये आपने अच्छी बात उठाई है, क्योंकि मैंने ओमपुरी का जो इंटरव्यू सुना था उसमें उन्होंने कहा था कि जब उनका एनएसडी का फाइनल सिलेक्शन था, तो उनका जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें आई थिंक उनको डायरेक्टली कहा गया था, या फिर जो इंटरव्यूअर्स थे, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ये नहीं चल पाएगा क्योंकि कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, और उनके चेहरे पर वो जो स्मॉल पॉक्स के दाने से थे वो थे, और उनकी नाक भी बड़ी थी, और उन्हें लग रहा था कि ये लड़का नहीं बन सकता एक्टर। पर ओमपुरी ने कहा कि उन्होंने एक्टिंग इतनी जबरदस्त करी थी कि वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए थे उनकी एक्टिंग से कि वो उनको रिजेक्ट नहीं कर पाए एनएसडी में, कि नहीं इसको तो लेना ही है। तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पे कन्वेंशनली अगर आप गुड लुकिंग नहीं है, तो फिर शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। पर इसका एक और एग्जांपल है अजय देवगन, जो कि मैं समझता हूँ कि मे बी खान जितने बड़े स्टार नहीं है, लेकिन अपने इन हिज ओन राइट ही इज अ बिग स्टार एंड ही इज नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग। तो वहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी एक आध एग्जांपल आपको मिल जाएगा। इवन नहीं, अक्षय बहुत अच्छा कुमार, एग्जाम्पल है ये, बहुत अच्छा हाँ, एग्जाम्पल है। इवन सुनील अक्षय शेट्टी। कुमार इज नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग। सुनील शेट्टी, अगेन आप कह सकते हैं कि वो इतने बड़े स्टार है, वो नहीं, बट हाँ, दे हैव मेड अ मार्क फॉर देमसेल्व्स। तो ये बात हाँ, इंडियन कंटेक्स्ट में शायद हमें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, जैसे कि नवाज नहीं है, तो फिर हाँ, फिर आपको एक लाइक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। पर आपने जो ऋषि कपूर की बात की उस पर भी मैं कहूंगा कि ये अगेन आई थिंक 10-15 साल की जो उनकी करेंसी थी, जो आपने सेविंग्स कर रखी है, या उन्होंने जो अपने काम से अपनी रेपुटेशन बनाई थी, उसका नतीजा था कि जो ऋषि कपूर थे अर्ली 90s के, वो भी चल रहे थे वहां पर और लोग उनको देखने जा रहे थे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऋषि कपूर हमेशा से मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। तो अगर आप उनको दामिनी में देखें, बोल राधा बोल में देखें, तो कहीं पे भी उनकी एक्टिंग में आपको कमी नहीं लगेगी। कि आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि शायद वो अनफिट है, या फिर अपनी सी छोटी उम्र की हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं, पर उनकी एक्टिंग में आपको वो कमी नहीं लगेगी। या फिर तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक एग्जाम्पल हो सकता है कि जहाँ पे वो उतने बड़े स्टार भी नहीं है, लेकिन वो जो उनकी आई थिंक रेपुटेशन है और उनके जो परफॉर्मेंस है, वो मेरे ख्याल से वहां पे काम करता है बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स। नहीं, मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पर दो तीन पॉइंट हैं हाँ, जो मैं तुम्हारे साथ बैठ के और डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, अब जैसे कि मेरे नज़र में स्टार और एक्टर ये दो रोड हैं, पर स्टार के अंडर भी है कि कुछ सीरियस एक्टर हैं जो स्टार भी हैं, और उनको आप ये भी कह दो कि यार ये एक्टर भी बहुत अच्छा है। तो उस वे में आई थिंक ये अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, ये कुछ नाम हैं जो बहुत उभर के आते हैं। और शाहरुख को मैं पीछे नहीं रखूंगा इसमें इतना, क्योंकि शाहरुख ने जो डर, कभी हाँ कभी ना और बाजीगर का जो ट्रायंगल बनाया था, जिसकी हम बात कर चुके हैं संजू और सुनील में, आई थिंक वो बहुत फोर्सफुल एंट्री थी कि वो एक तरह से इंडियन टीम में आना है, राइट? तो सेंचुरीज मारी बंदे ने खड़े होकर बड़ी बड़ी। तो फिर तुमने कहा कि 90s में आके वो स्टूडियो के एक्टर बन गए और उनका स्टाइल बन गया, और उसमें भी उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हम स्टार को बिल्कुल, तुम तो शायद नहीं गिरा रहे, पर शायद लोगों को लगे ना कि मैं गिरा रहा हूँ। नहीं, स्टार का भी एक पैकेज है। बट पहले मैं तुम्हारा व्यू लेना चाहता हूँ, कि नजरिया लेना चाहता हूँ कि भाई
तुम्हें भी ये लगता है कि स्टार में भी दो कैटेगरी हैं? एक्टर तो एक्टर ही हमने कर दिया कि स्टार में भी एक तो है जो फ्लैट आउट स्टार है, और फिर उसमें भी लोग हैं जो फिल्म के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नसीर साहब ने एक बार कहा था कि ग्रेट एक्टर की परिभाषा उसकी चॉइसेस में है, जिसमें आयुष्मान खुराना को लोग बहुत ऊपर मानते हैं कि वो भैया एजेंट ऑफ चेंज बन गए हैं, कि कोई भी नया रोल करना वो आयुष्मान करेगा, जो कि उसमें कुछ गलत बात नहीं है, पर ये भी दिस शुड ऑल्सो, मेरे हिसाब से ये थोड़ी ओवरकिल है। बट क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि फिर हम हिपोक्रेट हो गए कि हम कहीं तो एक्सपेरिमेंट ना करो तो गाली देते हैं, फिर कोई ज्यादा कर रहा है। तो आई थिंक यही शायद कला है कि मुझे रेपिटेशन नहीं चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि स्टार की अम्ब्रेला में भी एक डिवीजन है एक्टर और स्टार का एक और? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप सलमान खान को देखें तो बिल्कुल स्टार है वो। अगर आप देखें सलमान खान की फिल्म आप देखने क्यों जाते हैं, आप पूरा स्टाइल देखने जा रहे हैं। वो अब जो उन्होंने रोल किया है दबंग में, जो कि हम सबको ही बहुत पसंद है, तो इट इज ऑल अबाउट स्टाइल। या फिर उनकी जो भी फिल्में आई हैं अर्ली 2010s और जो वो वांटेड के बाद जो उनका अवतार है, हम उनको उसके उनके स्टाइल की तो फैन है। तो आई गेस बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिवली मैं ये बात कह रहा हूँ कि ही इज नॉट अ ग्रेट एक्टर लाइक, पर आई विल गो एंड वॉच अ सलमान खान फिल्म क्योंकि मुझे स्टाइल पसंद है उनका, और बहुत ही यूनिक स्टाइल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल वहां पे एक आई थिंक डिमार्केशन है कि कुछ हैं जो सिर्फ एक्टर्स हैं। अब मैं अगर राजकुमार राव की फिल्म देखने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बिल्कुल उनकी अदाकारी देखने जा रहा हूँ, पर सलमान खान की फिल्म देखने जा रहा हूँ तो शायद मैं उनका स्टाइल देखने जा रहा हूँ, या उनका डांस जो भी वो स्टेप नया लेके आएंगे वहां जो हर वो देखने जा रहा हूँ। तो वो डिमार्केशन है। और कुछ होंगे जैसे कि आपने कहा कि जो स्टार भी हैं और एक्टर भी हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट है प्ले करना। जैसे कि अगर आप, आई थिंक इसका बिगेस्ट और आई थिंक जो टिपिकल एग्जांपल है वो है अमिताभ बच्चन। मुझे लगता है कि ही इज जस्ट वन पर्सन जो कि उतना ही बड़ा स्टार है जितना कि बड़ा वो एक्टर है। अब बाकी फिर हाँ, फिर आप एक एक खानों में नीचे में आप रख सकते हैं कि कह सकते हैं कि शाहरुख खान है, या फिर अ, नहीं, और जो भी तुमने अगर तुमने आप मुझे एक बार कहा एक्टर। था एक फोन कॉल में, सॉरी मैं तुम्हें थोड़ा फूड फॉर थॉट देता हूँ इस बात को हाँ थोड़ा, और तुम्हारे को तुम्हारा अपना ओपिनियन याद दिला दो। तुमने कहा था कि शाहरुख को इंडिया का टॉम क्रूज कहा जाता है और आमिर को टॉम हैंक्स। हाँ तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में ये है कि भाई टॉम हैंक्स ने अवार्ड भी जीते हैं, बॉक्स ऑफिस अच्छी फिल्में भी दी हैं, स्टोरी भी हाँ है, एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो हाँ तुम्हें लगता है कंपैरिजन फेयर है कि आमिर खान इंडिया के टॉम हैंक्स है? मुझे मतलब इन कंपैरिजन में कोई इतनी दिलचस्पी लगती नहीं, और ये ओपिनियन है, लोगों ने बना दिया है कि भाई 2.5 लाख लोगों हाँ ने कह दिया, तो भी ये फैक्ट नहीं है। बट तुम्हें लगता है आमिर खान वो सितारा है कि जिसने एक्टर और स्टार की मर्यादा दोनों के साथ लेके चले हैं? ठीक है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी किया है कई जगह, जैसे दंगल के एंड में, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि सारे जो बड़े नाम है, क्योंकि आमिर खान भी सुपरस्टार हाँ है, ही मे नॉट बी एज बिग अ सुपरस्टार एज अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, पर आमिर खान को भी हाँ। हम सिर्फ एक्टर नहीं कह सकते, वो सुपरस्टार है अपने वे में। उन्होंने बॉक्स ऑफिस में बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो तुम्हें उनके काम को लेके लगता है क्या वो ये दोनों टोपियां पहन रहे हैं? आमिर खान के केस में मैं थोड़ा सा कहूंगा कि एक्टर तो मैं उनको अच्छा मानता हूँ, पर मतलब क्योंकि मेरे तो शायद पसंदीदा एक्टर भी हैं। पर हाँ, जो स्टार वाली वैल्यू है वो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा लैक करते हैं वो, कि मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं उन्हें मैं हूं ना जैसी फिल्म में नहीं देख सकता। मुझे ऐसा लगता है, मतलब देख नहीं सकता, मतलब मुझे लगता है कि वो उतनी ईमानदारी से उस रोल को नहीं निभा पाएंगे, या फिर वो मुझे नहीं अच्छे लगेंगे उस रोल में। कि जहाँ पे आ, मैं हूं ना में तो मतलब जो इस तरह का रोल है ना, जैसे मैं हूं ना हो गया या दबंग हो गया, वहां पे मैं कह रहा हूँ कि अ, आमिर खान थोड़ा सा लैक करेंगे जो उनकी स्टार वैल्यू है। इवन दो आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पे अपना लोहा मनवाया है, और लोग आमिर खान के नाम से पिक्चर देखने जाते हैं। अगर आप देखें दिल्ली बेली और ये पीपली लाइव, अगर आमिर खान का नाम ना जुड़ा हो तो कोई देखने नहीं जाएगा वो पिक्चर है। मतलब बिल्कुल अपने आप में अच्छी पिक्चर है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप कम होगी, वो स्टार अट्रैक्शन है। बट आमिर खान की जो स्टार वैल्यू है वो शायद उन्होंने वो कमाई है, जो उनकी इमेज अब या जो भी पीआर है, कि वो एक टाइम पे एक फिल्म करते हैं और परफेक्शनिस्ट हैं, और जो कि हर चीज में मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये एक इमेज, हर एक्टर की एक इमेज बना दी गई है कि ये ऐसा करता है ये, तो वो बिल्कुल चीज सेल करती है लोगों में, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए
अगर आप देखेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आमिर खान की अगर फिल्म आ रही है तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि आमिर खान कि आमिर खान की फिल्म आ रही है, चलो देख के आते हैं कैसी होगी। हाँ, अब लाल सिंह चड्ढा है कि जिसने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया, फिर भी अगर आप देखें तो शायद 120 130 करोड़ फिल्म ने कमा लिए, जो कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ही फिल्म नहीं चली, तब भी वो 120 30 करोड़ कमा के चली गई पिक्चर, क्योंकि एक हाइप है, आमिर खान थे और करीना कपूर भी अपने आप में एक स्टार है, तो वहां पे तो बिल्कुल वो स्टार है। लेकिन हाँ, शाहरुख खान लेवल का वो, जो मैं शुरू में मैंने बात कही ना कि घर के बाहर भीड़ खड़ी है और लोग पागल हैं और वो बस ऐसे शाहरुख खान हाथ फैला दे उसके लिए वेट कर रहे हैं, वो स्टारडम नहीं है आमिर खान के पास। और जैसा कि मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन को मैं बिल्कुल इसमें मानता हूँ कि वो है कि जो एक्टर भी उतने ही बड़े हैं और स्टार भी उतने ही बड़े हैं, कि एक छोटा सा स्टेप कर दिया तो वो भी फिर एकदम पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ, तो साकिब भाई, मैं आपसे फिर ये पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि जो स्टार की डेफिनेशन है, कि क्या आपके लिए वो केवल वो बॉक्स ऑफिस पे कितना पैसा कमा रहा है वो है, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि आमिर खान इवन तो बॉक्स ऑफिस पे कमा रहे हैं पैसा, या उनकी फिल्में कमा रही हैं, लेकिन वो जो क्या कहते हैं, जो स्टार वैल्यू है, कि वो जब एक हॉल में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे भी जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि शाहरुख खान आया तो फिर वो एक स्टार आ गया, ऑब्वियसली आमिर खान भी आएगा तो वो कहेंगे, लेकिन एक जो करिश्मा है, तो मतलब मेरे हिसाब से वो दो भाग हैं स्टार के भी। एक है कि भाई लोग पागल हैं आपके लिए, कुछ भी, जैसे कि सलमान खान हो गए या शाहरुख खान हो गए, कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए पागल हैं। और एक आमिर खान एक स्टार है, कि वो उनके काम को लेके लोग उनकी तरफ उनकी मूवीज देखने आ रहे हैं। तो आ, आप आपका क्या नजरिया है इस बात को लेकर? हाँ, आई थिंक यही मेरा सवाल था और तुमने काफी अच्छी तरह से और पॉइंट्स आगे रखे इस बातचीत को बरकरार रखने के लिए। होपफुली लोग बोर ना हो रहे हो। नहीं, मेरा भी यही मानना है, जो मैंने पहले कहा था कि जुम्मे को जो फिल्म रिलीज होती है, फ्राइडे को उसका और 3 दिन 4 दिन में उसकी तकदीर सील हो जाती है। तो भाई, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो या राम गोपाल वर्मा हो, सब चाहते हैं ज़्यादा लोग मेरी फिल्म देखें और वो फिल्म हिट बने। बट आई थिंक यहाँ जो नसीर साहब ने कहा है और वो तुमने आमिर का भी कहा है, मुझे भी यही लगता है कि भाई स्टार के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, राइट? कि जैसे मैंने हाल में ही टैरेंटिनो की किताब पढ़ी थी, सिनेमा स्पेकुलेशन, तो मुझे नहीं, उन्होंने पूरी 70s के दशक में अपना बचपन बताया है, या 60s में उन्होंने कुछ फिल्में देखी। तो वहां मुझे पता चला कि जो बात हमें शायद पता थी, पर किसी के मुंह से सुन के, उनकी बातचीत सुन के लगता है वाह, ये बात में कितना दम है। भाई स्टारडम में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप, अपनी इमेज आपकी बन गई है और आपको वो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म देनी है आपको लोगों को। तो उसमें आप हर किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने रिस्क लेके तो आप शाहरुख खान बन गए। अब आपका एक फॉर्मूला है, जो आपके इतनी दीवानगी, आपकी चाहत है दुनिया में, और लोग, शाहरुख खान फिल्म एक इवेंट है। कोई ये नहीं कहता मैं कल हो ना हो देखने आ रहा हूँ, कहता मैं शाहरुख खान की नई फिल्म देखने जा रहा हूँ। और मैं करण जौहर को थोड़ा अंडरस्कोर कर रहा हूँ, उनकी फिल्में बहुत चली हैं, पर शाहरुख को बनाने में जो आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, इन सब का हाथ है। पर लोग कह सकते हैं कि ये दूसरे वे में भी कह सकते हैं, इन लोगों को भी ऊपर ले जाने में शाहरुख का हाथ है, क्योंकि जो उनका स्टारडम है, जो उनकी अपील है, जो उनका करिश्मा है। भाई मेरी जनरेशन के लोगों ने, तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, जब कुछ कुछ होता और मोहब्बतें में जो शाहरुख खान की वार्डरोब थी, बहुत चर्चा हुआ था। मैं अमेरिका में नया नया में आया था, तो मैं इंडिया गया, तो यहाँ पे कुछ कुछ होता में जो गैप में जो कलरफुल फ्लीस की स्वेटशर्ट्स थी, मैं अपने दोस्तों के लिए 3 4 लेके गया था। तो और हाल में फिर वो चीज़ें इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई, लोगों ने कहा ऐसी चीज़ें और भेजो। और फिर आई एम श्योर इंडिया में फैशन जो है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, सैफ अली खान, ये लोग हुए हैं कि इनके स्टाइल को लोग कॉपी करते हैं। तो एक पैरेलल फैशन इंडस्ट्री भी इन लोगों से ही चल रही है। और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम गाना भी नहीं है, कि जैसे यहाँ तो भाई बड़े बड़े सितारे हैं, मैडोना, माइकल जैक्सन से लेकर आज बियॉन्से तक। हमारे यहाँ जितने भी गाने हुए सिंगर हैं जो मेन स्ट्रीम है, आई एम श्योर, मैं क्लासिकल को अंडरस्कोर नहीं कर रहा, पर जो एक आम आदमी की दुनिया में है, कि हम किशोर, रफ़ी, लता, मुकेश, आशा जी, इनकी बातें करते हैं, तो म्यूजिक भी फिल्मों से ही हमारा आता है। तो वहाँ मैं फिर टैरेंटिनो पे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि क्लिंट ईस्टवुड जब वो अपनी पीक पे थे 70s में, तो हर किसी डायरेक्टर को, वो डायरेक्टर को भी स्टूडियो सेलेक्ट करता है। तो क्लिंट ईस्टवुड का बहुत हाथ था कि किस क्या तो काम करेंगे। तो डर्टी हैरी जो डॉन सीगल ने बनाई थी, जो कि मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, जहाँ पे सीरियल किलर जॉनरा का कहते हैं कि टैरेंटिनो कहते हैं कि इजाद हुआ था। उसके बाद जब ईस्टवुड आई थिंक अपनी अर्ली 40s या मिड 40s में थे,
तब उन्होंने एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज की थी, जो कि है तो आपकी प्रॉपर मेन सिनेमा फिल्म, पर उसमें जो एक ऑफ बीटनेस है वो एक आर्ट हाउस से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो वो मसाला है डर्टी हैरी और एक बहुत ही सीरियस फिल्म के बीच की फिल्म है। तो उसमें भी कहते हैं उन्होंने डायरेक्टर उन्होंने फिल्म तभी उन्होंने की जब डॉन सीगल को उन्होंने, जिस भी स्टूडियो ने फिल्म बनाई थी, उनके डायरेक्शन को अप्रूव करवाया। तो सिमिलरली जब शाहरुख खान का हम सुनते हैं, भाई जैसे मैं भी कंप्लेन करता हूँ कि इन्होंने विशाल के साथ फिल्म क्यों नहीं की, विशाल ने कहा था भाई ये पैकेज के साथ आते हैं, मैं लूंगा तो इनको, पर मैं इनकी एक ए बी सी जो इनकी फरमाइश है उनको नहीं लूंगा। अब दोनों लोग अपनी तरफ से सही है, विशाल अपने वे में एक ऑटोर है, राइट, वो फिल्में बना रहे हैं कि जहाँ स्टोरी हीरो है, स्क्रीन पे भी लिखते हैं और वो बहुत ही शेक्सपियर को इंडियनाइज करते हैं और फिर उसको यूपी या चंबल या कहीं ले जाते हैं और बिल्कुल वाह मजा आ जाता देख के। तो अब वो शाहरुख खान में वो पोटेंशियल देखते हैं कि शाहरुख खान में वो पोटेंशियल है, पर शाहरुख खान का एक जो अपना आई थिंक जो उनका गोल है, जो अपना विजन है, जैसे मरहूम दिलीप साहब भी कहते थे कि मैं फिल्म सबके लिए बनाता हूँ, तो शाहरुख भी फिल्म सबके लिए बनाते हैं। तो वहाँ वो एक एक संगम है, एक शादी है जो नहीं हो पाएगी। मैं चाहूंगा कि मैं शाहरुख को देखूं रंगून जैसी फिल्म में या तलवार जैसी फिल्म में जहां भी विशाल का कुछ छवि है, मैं देखूंगा ये वहां कैसे ऑपरेट करेंगे। पर वो दोनों अपने आप में एक ब्रांड है। विशाल एक कमर्शियल ब्रांड नहीं है, पर विशाल एक स्कूल है कि भाई विशाल की फिल्म से भी लोगों को ये उम्मीद है। अब शाहरुख खान की फिल्म में भी चाहे स्टाइल है, चाहे वो डॉन बने, चाहे वो चकते इंडिया में आए, उनका एक स्वैगर है, उनकी एक प्रेजेंस है जिसको लोग देखने चाहते हैं। तो आई थिंक वो कमिटमेंट है क्राफ्ट से और जो आप चाहते हैं, राइट, कि मैं उनको शॉर्ट चेंज नहीं कर रहा। आई थिंक अब जैसे उन्होंने पठान और अपने आप को री इन्वेंट किया, जवान भी लगता है काफी रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैं चाहता है भाई पठान बहुत हिट हो, क्योंकि जो भी हालात चल रहे थे पिछले कुछ टाइम से कि फिल्में चल नहीं रही थी और वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी जो है, मुझे पठान पसंद नहीं आई, पर मैंने भी जाके पहले महीने देखी थी, मैंने सपोर्ट किया था। फिर बाद में लगा कि मेरे $26 की जरूरत नहीं थी उनको, उस फिल्म ने तो काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो एंड में आई थिंक मैं आमिर खान पे अब आऊंगा इस बात को लेके कि भाई आमिर खान ने भी वही चाहा है जो शाहरुख खान ने चाहा है कि उनकी फिल्में ज्यादा लोग देखें। पर अब उनको जो परफेक्शनिस्ट कहते हैं ये तो सबसे बेकार बात लगती है मुझे, कि जैसे राहुल द्रविड़ को वॉल कहते हैं, हमारे यहाँ ना कि लेबल बहुत चिपका दिए जाते हैं। परफेक्शनिस्ट नहीं, आई थिंक ज्यादा अच्छा टर्म होगा कि इन्वॉल्व है स्टोरी में। अगर ये डायरेक्टर्स को, स्क्रीन प्ले राइटर्स को तंग भी करते हैं तो उससे इनकी सिंसियरिटी और इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मैं नहीं कह रहा कि अक्षय या शाहरुख प्रोफेशनल नहीं और वो इन्वॉल्व नहीं है, पर जैसे तुम कहते हो डायरेक्टर्स एक्टर हैं कि वो अपना काम वहां कर रहे हैं। अगर आमिर के बारे में आता है कि महेश भट्ट ने कहा कि मैं दोबारा फिल्म नहीं करूंगा, तो इट्स बेस्ड ऑन क्रिएटिव डिफरेंसेस कि आमिर ने स्टोरी में बहुत हाथ पैर मारे होंगे। दिलीप साहब के बारे में मशहूर था कि वो बहुत ही घुस जाते थे, कि स्टोरी सुनते थे वो, तो मतलब इंटरव्यू के लिए लोगों को अपने घर 8-8 10-10 दिन बुलाते थे इंटरव्यू की प्रेप में। तो उसमें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट दिखती है, उसमें कुछ परफेक्शनिज्म नहीं है। और अगर ये बात अगर आप हॉलीवुड में बताए जाएंगे तो लोग कहेंगे तो बहुत नॉर्म है, कि जो लोग मेथड में बिलीव करते हैं, लोग किरदार में बिलीव करते हैं। मरहूम दिलीप साहब ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा कैरेक्टर शंकर का है और मैं 29 साल का हूँ पहले सीन से, तो कहते हैं मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि उसके जीरो से लेके, पैदाइश से लेके 29 साल तक का सफर क्या रहा होगा। तो अभी बात शाहरुख खान ने भी किसी चीज में कही थी कि मैं, जब मेरा कैरेक्टर लिखा जाता है तो मैं उससे पहले इमेजिन करता हूँ कैरेक्टर कैसे होगा। अब ऑनेस्टली वो राइटिंग कमजोर है। जैसे वीर ज़ारा में जो वीर प्रताप सिंह है, मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर बिलीवेबल नहीं है, पर यू नो इंटेंशन अच्छी है उस फिल्म की। लोग कहेंगे हार्ट इज इन द राइट प्लेस, जो कई लोग कहते हैं, बट वहाँ पे आई थिंक नजरिया है कि भाई जो तुमने भी कहा था कि वो एक्सपेरिमेंट कम कर रहे हैं और वो एक अपने शेल में है। जैसे आनंद एल राय के साथ भी उन्होंने जीरो की थी, जिसमें उनको, मुझे उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आई थी फर्स्ट हाफ में, जबकि फिल्म चली नहीं। तो आई थिंक बात एक्सपेरिमेंट और चॉइसेस की है। वहां पे आई थिंक आमिर खान ने चाहे खराब फिल्में भी की हैं, पर आमिर खान का जो जीता हुए सिकंदर से लेके रंग दे बसंती या 3 इडियट्स तक का दौर है, जबकि मुझे रंग दे और 3 इडियट्स इतनी टॉप की फिल्में नहीं लगती, पर मुझे वहाँ वो अटेम्प्ट लगता है कि ग्लोबल इंडियन ऑडियंस को प्लीज करने का, चाहे एनआरआई हो, चाहे वो फिल्म यूपी में चल रही हो। तो उस फिल्म में एक सिंसियरिटी है कि भाई आप वो फिल्म बाप दादा और अपने बच्चे बहन किसी साथ भी देख सकते हैं। और उस फिल्म में आमिर खान तो हीरो है, पर उस फिल्म में स्टोरी भी और जो स्क्रीन प्ले है, इन सारी फिल्मों में बीच में रंगीला को भी डाल देंगे, सरफरोश को डाल सकते हैं। तो 6-7 फिल्मों का सबसेट है जहां पे जो फिल्में बॉक्स ऑफिस में बहुत कामयाब हुई हैं, पर इसमें आमिर खान चाहे स्टार हैं जो इन फिल्मों को खींच रहे हैं, पर उसमें आई थिंक कहानी और अदाकारी का एक बहुत ही जबरदस्त संगम है, जो सलीम जावेद और अमिताभ के 70 के दशक में दिखा है। चाहे फिल्में वो आर्ट हाउस फिल्में नहीं है, पर जो
एक टेम्पो है दीवार, त्रिशूल, इन फिल्मों काला पत्थर का, उसमें एक ऑनेस्टी है आनंद में कि उन फिल्में चल रही हैं कि आप गलती तो निकाल सकते हैं पर थोड़ी देर के लिए वो फिल्में और जिनकी कहानी है वो बहुत बिलीवेबल है। अब मैं तुम पे वापस भेजूंगा, क्या हम इजीली अच्छी फिल्म में हर अदाकारी को अच्छा मान लेते हैं और कमर्शियल फिल्म की हर अच्छा अदाकारी को कमजोर मानते हैं? ये भी एक आई थिंक बहुत ब्लैक एंड वाइट एरिया नहीं है, बहुत ग्रे एरिया है कि हर चीज जो नसीर साहब ने की है वो जबरदस्त है और हर चीज जो सैफ या अक्षय कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो कमजोर है। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगेन नसीर साहब पे ही जाऊंगा कि जो उन्होंने कर्मा, त्रिदेव और ये करी है, अपने आप में ये सक्सेसफुल फिल्में हैं। पर क्या ये अच्छी एक्टिंग है या फिर या मैं नहीं मानता कि उतनी अच्छी एक्टिंग। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पर हाँ, एक तो जो हम शुरू से बात करें कि उसमें राइटिंग ही उतनी तगड़ी नहीं है कि वो ये कमर्शियल फिल्म है, इसमें तो राइटिंग की कोई बात ही नहीं है कि एंटरटेन करने के लिए बनाई गई फिल्म है। तो वहां पे जब वो एक्टिंग कर रहे हैं तो वो जो मैं शुरू में कह रहा था कि वो स्टाइल निकल के नहीं आ रहा है बाहर, और ये इंपॉर्टेंट है कि, तो इसीलिए ये बात कि मतलब हम बहुत इस बात में घुस सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्में हैं कि जहां पे आप ये कह सकते हैं कि जो फिल्में बड़ी अच्छी हैं पर यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला है ना, या परफॉर्मेंस में कहीं कमी रह गई है कि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था। तो ये तो मैं मानता हूँ कि जैसे कि एक एग्जांपल जो हमेशा मेरे को आता है वो रॉकस्टार का आता है कि मुझे लगता है कि वहां पे जो फीमेल लीड है वो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस है रॉकस्टार में, और वो फिल्म को लेट डाउन करता है। जबकि एक तरफ रणबीर अपना पूरा मतलब आई गेस 150% दे रहे हैं, और वहां पे जो फीमेल लीड का परफॉर्मेंस है वो बहुत लेट डाउन करता है फिल्म को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इवन दो कुछ लोग कहेंगे कि रॉकस्टार की राइटिंग भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है सेकेंड हाफ में। और पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाँ, अच्छी फिल्में भी बुरी एक्टिंग हुई है, और काफी फिल्मों की मतलब ये बात हो सकती है। आपके दिमाग में कोई ऐसी फिल्म है कि जहां पे आपको लगा कि फिल्म तो बड़ी अच्छी है लेकिन एक्टिंग कमजोर हो गई? नहीं, तुमने अभी जबरदस्त एक और चौका मारा है जो तुमने अभी नरगिस फकरी और इम्तियाज अली की बात की है। तो ये मैं उस पे जाता हूँ जो तुमने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि हम जब हॉलीवुड को कैसे व्यू करते हैं। हॉलीवुड में भी अपनी बहुत कमियां है, यहाँ पे लोग बहुत बातें हैं जैसे ब्रूस विलिस अच्छा एक्टर नहीं है, मेल गिब्सन अच्छा एक्टर नहीं है। पहली बार मैंने बातें सुनी मैं गिर गया। मैं तो सोचा स्टैलोन भी अच्छा एक्टर है, राइट? तो आपकी एक ग्रोथ होती है, आप समझते हैं जब आए हैं। पर तुमने भी ये बात बोली, ये मेरा बहुत पेट पीव था। जैसे हमारे सुभाष घई, इम्तियाज अली, ये चेहरे ढूंढते हैं। इससे पता चल रहा है कि ब्यूटी कितनी जरूरी है कि आपको एक वो मंदाकिनी हो, चाहे आपको वो एक गोरा या खूबसूरत चेहरा हो। ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, सॉरी, हम रंग से बहुत ऑब्सेस्ड हैं कि बहुत ही जो आपका आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है कहते हैं, कि आप लाइट स्किन है जो अमेरिका में कहते हैं, उससे बहुत ही हमारे नॉर्थ इंडिया में इन्फैचुएशन है कि गोरे को हम खूबसूरत मानते हैं। तो ये कहानी किस काम की अगर आपको सिर्फ ऐसी अदाकारा चाहिए जो मॉडल है। अब जैसे जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड की फिल्में में इतनी एक्टिंग नहीं मानी जाती, वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है। डैनियल क्रेग को लोग कहा जाता है कि बहुत सीरियस बॉन्ड है और स्टोरी अच्छी हुई, सैम मेंडिस वगैरह आए तो फिल्में थोड़ी एलिवेट हुई। पर बॉन्ड गर्ल भी जो होती है ना वो मॉडल्स होती हैं, उनमें बहुत कम होती हैं जो आगे जाके प्रॉपर अदाकारा बनती हैं। और एक मॉडल हुई कोई भी टॉप दर्जे की, यहाँ दो इंडस्ट्रीज का एक फर्क है कि दो दर्जे की जो टॉप दर्जे की सुपर मॉडल है उनकी फिल्मी हाईलाइट होती है बॉन्ड गर्ल बनना, और उसके बाद उनको किसी सीरियस एक्टर के साथ नहीं देखा जाता। अनलेस देखा भी जाएगा तो सिर्फ एक बहुत ही सेक्सी अवतार में, एक ड्रेस पहने हुए जहाँ उनकी फिगर दिखाई जा रही है वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ क्राइटेरिया ये होता है कि अगली लड़की किसने डिस्कवर की। अभी सारी जो है ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से कुछ लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, कुछ लोगों ने एवरेज काम किया है। इस पे भी डिबेट हो सकती है किसी और दिन। पर ये प्रॉपर रोड मैप है। लोग कहेंगे जहाँ नेपोटिज्म वगैरह ये सारी चीजें इतनी चलती है और एक लड़की को प्रोटेक्शन चाहिए एजेंट्स वगैरह का, पर ये जो रोड मैप है ये कमेंट्री हमारी फिल्मों की कि आपको मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनना बड़ा फिल्मों में आने के लिए। आई एम श्योर यहाँ हॉलीवुड में भी हुआ होगा, पहले भी भारत में हुआ, जीनत अमान और ये सब, पूनम ढिल्लों, जूही चावला, ये सब पेजेंट गर्ल्स हैं। तो एक हमारे जो ब्यूटी से ऑब्सेस है ना, वहाँ एक्टिंग बाद में आती है। तो मेरे एक जानने वाले थे अमेरिका में, मेरे मेंटोर थे, उन्होंने बताया था कि भाई ऐसी बात हो रही थी लुक्स की,
तब मैं कॉलेज में था, तो उन्होंने कहा था कि उनके बिजनेस में वो वुडवर्क इंडस्ट्री में, लंबर इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वहाँ वो जाते थे किसी के यहाँ, और वो उनकी सेक्रेटरी हमेशा बहुत खूबसूरत लड़की होती थी। तो उन्होंने उस बंदे से पूछा कि भाई जब भी मैं आता हूँ कि लड़की इतनी खूबसूरत तुम्हारा सेक्रेटरी होती है, उसने कहा इनको टाइप करना तो हम बाद में भी सिखा सकते हैं, इनकी लुक नहीं बदल सकते। बहुत ही शोविनिस्ट, और इस बात पे हंसी भी आई थी। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है शेयर करने की, पर इससे एक समाज की कमेंट्री दिखती है हर जगह कि भाई अगर आप देखने में अच्छे हैं तो कुछ रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो वो ये कहने का मतलब है कि इम्तियाज अली, जब आप सिर्फ नया चेहरा ढूंढ रहे हैं तो आप एक्टर तो ढूंढ ही नहीं रहे। अब वो लोग मुझे कहेंगे तुम हिपोक्रेट हो या जो हो, कि ये हमारी फिल्मों का नजरिया है, पर आई थिंक वही एक चीज है कि मुर्गी और अंडे वाली, कि हम लोगों को सेम पैकेज बेचे जा रहे हैं बड़े पर्दे पे। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई यही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुमने मेरे मुझसे निकलवाया मेरे नज़र में, जहाँ एक अदाकार और सितारे में फ़र्क है। जैसे कि हार्डकोर एक फिल्म है पॉल श्रेडर की, उनकी फिल्में भी मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल, क्योंकि टैरेंटिनो ने उनका बहुत जिक्र किया, और मैं उनको ना शाउट आउट देना चाहता हूँ कि तुम और मैं कितने बड़े टैक्सी ड्राइवर फैन हैं। टैक्सी ड्राइवर श्रेडर की कहानी है, पर हम सब स्कोरसेजी स्कोरसेजी करते हैं। उस श्रेडर का पूरा है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को लेके, जो कैरेक्टर है डेनिरो का, जो एक रेस्क्यू मिशन पे है और खुद उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, उस पर उन्होंने 3-4 फिल्में बना दी हैं। तो शेडर की फिल्म थी हार्डकोर, उसमें एक बाप अपनी बेटी को ढूंढने जाता है जो पॉर्न इंडस्ट्री में देखी गई है। तो उसमें मैं टेरेंटिनो की बुक जब पढ़ रहा था, उसमें जो बेटी का कैरेक्टर है वो एक पॉर्न स्टार टाइप लड़की को लिया गया है, क्योंकि उन्होंने उसको वैसे सीन कराने थे, सेक्स सीन वगैरह, और तो उनको एक्टर नहीं चाहिए थी उसके लिए। और फिर बाद में जब स्टोरी चेंज हुई, उसमें उस लड़की को डायलॉग दे दिए गए, तो फिर श्रेडर बहुत परेशान हुए कि स्टूडियो ने वो लड़की तो पहले उनसे रखवा ली जो उसके खिलाफ थे, वो जो भी उस एक्टर है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कहते फिर उनको एक्टिंग क्लासेस दी गई कि ताकि वो 2 लाइनें भी बोले एंड में। तो समझ रहे हैं ना। अब इस बात को, ये फिल्म आई थी अर्ली 70s में, शायद टैक्सी ड्राइवर से पहले आई थी बाद में, एनीवे। तो इस लेवल का वो ऑब्सेशन है कि भाई काम आना चाहिए आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इम्तियाज अली ने नरगिस फकरी को एक्टिंग कोचेस नहीं दिए होंगे, पर वो एक जो, और हाँ, रणबीर कपूर की एक्टिंग वो एलिवेट होने के बजाय वो पिक्चर का सेकंड हाफ इतना वीक है कि मेरे हिसाब से नरगिस दोबारा आनी नहीं चाहिए थी वहां पे, और वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ में जाना चाहिए था, ड्रग्स, अल्कोहल, डिनायल, जो कि एक सुपरस्टार गिरता है। पर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमेशा ग्रे एरिया में भी ना हमें प्यार दिखाना है, चाहे माँ का प्यार हो या बीवी का प्यार हो, बस वो प्यार जरूरी है। रियल लाइफ में प्यार कितने लोगों को तो मिलता भी नहीं है, पर हमें वो जरूर दिखाना है कि यार सालो मुकम्मल है कि नहीं। अब ये लोग आपने कहेंगे मैं फिर हिंदी सही फिल्मों को बात गिरा कही। रहा हूँ। वो बहुत अच्छी फिल्म है, अगर उसमें जो रणबीर की एक्टिंग है, पर उसको डार्क एंड होना चाहिए। वो एंड में नरगिस से दोबारा मिलना, अगर मिलना भी था ना, वो प्राग में मिलते और उसका हस्बैंड उन्हें पकड़ता चीटिंग करते, और उसके बाद नरगिस को दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, फिर होनी चाहिए थी डाउनफॉल जर्नी, कि बंदा गिरता ही जा रहा है। वो एंड में कैंसर, और गाने में उसकी रूह आ रही है। गाली नहीं देना चाहता, पर मुंह में गाली आ रही है, पर मैं तुम्हें देता हूँ वापस माइक्रोफोन। नहीं नहीं, बस मैं तो बस एक लास्ट पॉइंट यही कह रहा था कि आपने जो ये बात कही उससे मुझे याद है कि मेरे को लियोन द प्रोफेशनल और बिच्छू याद आ गई। कि अगर लियोन द प्रोफेशनल को जब अ, बनाया भी गया है इंडिया में, जो उसका रीमेक किया गया है, तो उसमें उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ एक लव स्टोरी दिखाई है बॉबी देओल की। और वहां पर अगर आप देखें तो जो जॉन रेनो है और नटाली पोर्टमैन है, वो उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप वहां पे, वो लाइक वो बच्ची है 12 साल की। तो वो तो हाँ हमारे साथ है कि हम, और मे बी मुझे लगता है कि जब यहाँ पे लोग फिल्म बनाते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि यहाँ की ऑडियंस हमारी शायद उतनी मेच्योर नहीं है कि अगर अ, कि अगर आप थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल चीज थोड़ी दिखाएं, कि जैसे कि जो कि लिया ऑन द प्रोफेशनल में है कि उनकी वो कोई रोमांटिक केमिस्ट्री नहीं है वहां पर, पोर्टमैन और रेनो की। लेकिन यहाँ पे उसे हमें, मे बी हमको एक सॉन्ग, हमको एक गाना दिखाना है रानी मुखर्जी, या दो दो गाने दिखाने हैं रानी मुखर्जी और बॉबी देओल के। तो शायद इस तरह से इसीलिए हम फिल्म बनाते हैं यहाँ पर, कि हमेशा हमको एक लव स्टोरी का एंगल चाहिए, कि अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप प्यार तो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। नहीं, और इससे पहले कि हम खत्म करें, 2-3 चीजें मेरे दिमाग में जल्दी आई हैं, मैं 5 मिनट और लूंगा अगर तुम्हारे पास टाइम है। तो हाँ तुमने हाँ जो बिल्कुल। श्रीदेवी की बात की थी, बहुत दिलचस्प बात है, राइट? कि ये आमिर खान भी उसमें हम डाल सकते हैं, जब उन्होंने सत्यमेव जयते और शोज वगैरह किए हैं। आमिर खान इज नॉट अ ग्रेट इंटरव्यू, जब वो आते हैं लगता है वो सोच के बोल रहे हैं। कई लोग कहेंगे वो बनावटी हैं, परफेक्शनिस्ट है, पर मुझे नहीं लगता, तुम्हें भी लगता है कि आमिर खान, शाहरुख तो बहुत दूर की बात है, वो सैफ की तरह भी इतने अच्छे स्पीकर हैं। अभी सैफ आते हैं, सैफ भी अपनी बातों में काफी नई बातें रखते हैं और थोड़ी शो ऑफ भी करते हैं, जो कि स्टार का एक अधिकार है, क्योंकि
आई थिंक स्टार भूल जाते हैं कि कब फिल्मी कैमरा है और जब इंटरव्यू कैमरा है, उनकी छवि सी बन जाती है। पर तुमने ये पॉइंट रखा था, मैं इस पे आना चाह रहा था और मैं आया नहीं। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि हम जो ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज वगैरह हैं, जो किसी की विट है, हम उसको उनका स्टाइल और पर्सोना ले लेते हैं। और शायद ये स्टार करेंसी है कि भाई सबकॉन्शियस वे में सलमान, जब सलमान को मेरे एक जानने वाले हैं, वो भी शर्मा जी हैं, शायद वो पॉडकास्ट नहीं सुनेंगे, तो एक बार बहुत पहले बात हो रही थी, वो सलमान की बात कर रहे थे, तो बातचीत में भाई भाई कहते, मैं किसका भाई, कहे मैं सलमान की बात कर रहा हूँ, तो सलमान बोलो ना भाई, ना तुम्हारा भाई है ना मेरा भाई है। पर आई थिंक एक वो एक टर्मिनोलॉजी जो है ना जुड़ जाती है, और लोगों को लगने लगता है कि सलमान बिंदास है, कि सलमान यही करता होगा। ठीक है, सलमान लार्जर देन लाइफ फिगर है, बट हमें कैमरे की छवि को ना हम एक रियल छवि मान लेते हैं, और वो स्टारडम की सबसे बड़ी आई थिंक सक्सेस है। और जैसे जया बच्चन ने कहा था, वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि जब आप कितना भी दिखाएं, अमिताभ को, सलमान को, रजनीकांत को, शाहरुख को, वो इन लोगों में एक एक्स फैक्टर है जिससे लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। और फ्लिप साइड है कि फिर इनकी फैंडम इतने बड़े हैं कि आप इनके बारे में हल्की सी भी बात कहें वो गलत ली जाती है। पर आई थिंक मैं तुम्हें दोबारा दूंगा वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, कि मुझे वो पॉइंट बहुत जबरदस्त लगता है कि भाई श्रीदेवी वाला, और वो मैं उसमें आमिर को भी डाला है। तो आई थिंक हमें वो लगने लगता है कि भाई ये बंदा वो ही है हमेशा, और जो एक्टर हाँ है बिल्कुल। वो तो ये किरदार बदलने चाहिए कपड़ों की तरह उसे। अब देखिए ना, आप अगर आप इरफान खान या फिर मैं किसकी बात कर रहा था, मनोज वाजपेयी, आप इनके इंटरव्यू सुनिए कि जो आप आप महसूस करते हैं शाहरुख खान के इंटरव्यू में, लाइक मतलब जैसे कि शाहरुख खान का इंटरव्यू सुन के मैं अपनी वाइफ को कह भी रहा था कि अगर वो कभी आएगी तो मैं उनको केवल सुनने के लिए मैं चला जाऊंगा और पैसे दे दूंगा। पर इरफान खान हो गए या मनोज वाजपेयी या श्रीदेवी की हमने बात करी कि दे आर नॉट वेरी वेल स्पोकन पीपल इन पब्लिक लाइफ, कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात एकदम उस तरीके से रख पा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ भी नॉट वेल आर्टिकुलेट पीपल। पर शाहरुख खान की शायद ये स्टारडम की वजह भी है एक, कि वो बोलते इतना अच्छा है ना, विटी है और हाजिर जवाब है, और आप अगर उनकी बातें भी सुने तो वो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। और मेरे हिसाब से मैं एक क्रेडिट जो उनको दूंगा कि इज अ वेरी वेल रेड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी लोग नहीं है जिनके मैंने नाम लिए, बट जस्ट ये नहीं है कि शाहरुख खान की स्टारडम केवल ये है कि बस बात अच्छा करते हैं या फिर किसी को तुरंत हाजिर जवाब दे दिया। ही इज अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, सो आपकी उनकी अगर आप जनरल इन लाइफ के बारे में भी उनकी बातें सुनेंगे तो एक आदमी आपको अट्रैक्ट करता है वो। और ये बहुत बड़ी खासियत है, और मुझे लगता है दैट इज वाई ही वेरी वेरी यूनिक इन दैट वे, कि जो उनकी स्टार वैल्यू है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाथ फैला रहे हैं, एक ये भी है कि वो बोल अच्छा रहे, बात अच्छा कर रहे हैं, जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है आप शाहरुख खान के इंटरव्यू देखने के लिए। और खास करके आज के जमाने में आप देखिए कि उनके स्निपेट्स इतने 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड के स्निपेट घूमते रहते हैं इंटरनेट पर, और वो अच्छी बात करते हैं, या तो उनके कुछ विट रहेगी या फिर कोई लाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं या कोई करंट अफेयर्स के बारे में कुछ उनकी ओपिनियन है। वो हर चीज में एक उनका एक जो कह सकते हैं कि कहने का तरीका है, जो उनकी ओपिनियन भी है, वो बहुत ही मतलब एक अच्छी जगह से आ रही है और बहुत वेल ऑन इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस है। हाँ। और नहीं, तुमने बहुत इन जबरदस्त बाकी बात लोगों कही। के, नहीं, मैं एक अगर चीज, इन बाकी लोगों के मैं जिनकी मैं बात कर रहा था, हाँ, इनके लिए ये डिस्क्रेडिट आई थिंक वो हमारी एक समाज की, आप जो कह रहे थे ना कि मे बी प्रॉब्लम है कि हम, हाँ अगर, पर ये कुछ लोगों में है। आई थिंक बिकॉज ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो शायद अगर आप सोशल मीडिया पे उतने अच्छे से बात नहीं कर रहे, इंटरव्यू नहीं दे रहे, तो हाँ शायद आपका हंसी मजाक उड़ेगा अगर आपने किसी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया, या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया और आप जवाब नहीं, और आप ढंग का जवाब नहीं दे पाए, तो ये बन जाता, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है कि, पर मैं कहीं से भी ये नहीं मानता कि आप, हाँ, कि आपकी जो आर्ट है, जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, वो कहीं कम हो जाता है कि, तो शायद मैंने आपकी जवाब, आपके सवाल का जवाब दिया। नहीं बिल्कुल दिया तुमने, बिल्कुल सही बात की, जो मेरे जहन में भी था कि भाई शाहरुख खान बहुत वेल रेड है, और ये नहीं हम्म। कि और लोग कम वेल रेड हैं। एक तो बोलना उनका गिफ्ट है, उन्होंने बचपन में डिबेट्स वगैरह भी किए स्कूल में, और वो हम्म। लगता है कि जिस भी महफिल में जाते हैं उस पार्टी की शान, वो कुछ उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। पर उनकी जो काबिलियत और कमांड है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तीनों जबानों पे, राइट, आई डोंट थिंक उनको उर्दू कितनी आती है, पर जो उर्दू लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बातचीत में, आई थिंक वो थ्रो बैक है।
एक दिलीप कुमार धर्मेंद्र की जनरेशन का, जहाँ उर्दू बहुत बोली जाती थी इंटरव्यूज वगैरह में, और हिंदी में भी उनकी बहुत कमांड है। तो आई थिंक हाँ, वो तो टोटल पैकेज है, वो इंटरव्यू देने आते हैं, वो कई बार होस्ट के क्वेश्चन को एलिवेट कर देते हैं। तो यही उनका स्टारडम है, आई थिंक यही चीज़ है जहाँ पे उनकी दीवानगी है। और उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी शुरू में, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे हाल ही जो रोमांटिक्स डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें उन्होंने हम जैसे लोगों को यही बताया कि भाई मुझे इतना डिस्काउंट ना किया करो। जब उन्होंने किरण वाली बात को उन्होंने आदि चोपड़ा, यश चोपड़ा को कहा कि ये स्टटर करने की चीज़ एक किसी, मैं भूल रहा हूँ राइट, किसी एक फॉर्म से आती है राइट, तो उन्होंने फिर उन नाम को ही किया, जब वो टेंशन में होगा हर चीज़ में स्टटर नहीं करेगा। तो अब ये एक ही जीनियस चीज़ है राइट। इस बात का लोगों को पता नहीं है, तो हम और लोगों को, शॉन पेन को या दिलीप कुमार को हम बहुत ज़्यादा उठा देंगे। पर जब जैसे मैंने शाहरुख खान की भी चीज़ सुनी, तो मैं कहा इस बात पे भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कई जगह है जहां मुझे उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। जो कि आई थिंक फैन से पहले बहुत सारी फिल्में जिसमें मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो स्टूडियो फिल्में करते हैं और वहां पे वो एक स्टूडियो ऑडियंस के लिए खेल रहे हैं। पर मैं भी उनका फैन हूँ, मैं भी टिकट लेके जाता हूँ। पर हाँ, आई थिंक ये बात को हम खत्म कर सकते हैं, आखिरी 2-2 मिनट लेते हैं। तो एंड में मैं तुम्हें पूछूंगा, फिर तुम मुझसे भी कुछ पूछ सकते हो, यही बात पूछ सकते हो कि ज्यादा मुश्किल क्या है, एक्टर का स्टार बनना या फिर स्टार बन के दोबारा एक्टर बनना? देखिए, हमारी जैसी इंडस्ट्री है और हम जैसी फिल्में बनाते हैं, मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद तो अगर आप हैं एक्टर, तो आपको ये रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है कि आप स्टार ना बन पाए। क्योंकि आप क्यों फिर रोल भी वैसे ऑफर होने लगते हैं और आपको फिर टाइप कास्ट भी करने लगते हैं कि आपको, आप देखेंगे और बहुत सारे एक्टर्स को आपने देखा होगा कि बोमन ईरानी हो गए, या फिर आप पंकज त्रिपाठी को देख लीजिए रिसेंटली, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन। वो अगर आपने उनको एक बार देख लिया कि उनकी आपको काबिलियत पता चल गई, उसके बाद हम उनको निचोड़ डालते हैं। और ये पता नहीं, आ, एक तो इसका रीजन है कि हमारी राइटिंग वीक है, तो इसीलिए जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारा शायद यहाँ पे मेन मोटिव रहता है कि पैसा कमाना है। और इसीलिए हम अब आइटम सॉन्ग्स में इतना फोकस रहता है, और अब रीमिक्स पे इतना फोकस है। तो ये मुझे लगता है ये तो एक हमारी, क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कि जो हमारी राइटिंग कमजोर है। तो अगर हम राइटिंग को एम्पावर कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी आपकी जो हमारे एक्टर्स हैं, वो उनको हम और अच्छे रोल्स में देख पाएंगे। तो एक्टर से तो स्टार, अब आप देख लीजिए रणवीर हो गए या रणबीर हैं, ये सब एक पॉइंट के बाद अब स्टार ही बन गए हैं। जबकि दोनों में ही अभी के अगर आप देखें स्टैंड आउट एक्टर्स हैं, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, दोनों में काबिलियत बहुत है। पर क्या इनको वो राइटिंग मिल रही है? रणवीर सिंह को तो मैं तब भी कहूंगा कि थोड़ी बहुत एक अब मिनट, मैं ये कहूंगा साहिल, क्या वो राइटिंग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, जो हमने नसीर और आमिर के बारे में बोला कि चॉइसेस बहुत हैं राइट। क्या ये उस कंफर्ट जोन में आके, ये क्या वो चॉइसेस एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्यों हमें नहीं पता इन्हें क्या मिल रहा है, बाद में हमें पता चलता है ये फिल्म फलाना के लिए लिखी गई थी और इस बंदे ने की। हाँ। तो इनके पास चॉइस तो है। हाँ, मैं उस बात का आंसर ऐसे करूंगा कि बिल्कुल ओटीटी में अगर आप देखें तो बिल्कुल राइटिंग मैं समझता हूँ कि आज बहुत एलिवेट हो गई है और अच्छी राइटिंग हो रही है। पर अगर आप पैसे जो देखें कि जो हम कह रहे हैं कि जो मूवीज रिलीज हो रही हैं थिएटर्स में, मैं केवल उनको अगर मान के चलूं कि जो पिछले 5 साल में मूवीज रिलीज हुई हैं या बनी हैं, वहां पे मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता उनके पास ज्यादा चॉइसेस थी कि आप, कि रणवीर ये रोल कर लेता या रणवीर सिंह ये कर लेता या बाकी जो एक्टर्स हैं वो ये रोल कर लेते। मुझे लगता है वहां पे बहुत लिमिटेड है उनके पास ऑप्शन। तो उस नजरिए से मैं कह रहा हूँ। पर हाँ, अगर शायद अब ये इतने बड़े स्टार बन गए कि आई डोंट नो कि ये ओटीटी पे करना चाहेंगे। बिल्कुल ओटीटी पे अगर शायद ये इंटरेस्ट दिखाएं, तो जैसे कि मनोज वाजपेयी ने फैमिली मैन किया है, विजय सेतुपति इसमें आए हैं फर्जी में, तो ये सब भी बड़े स्टार्स हैं अपने मायने में, मतलब अपने बड़े एक्टर्स हैं। तो अगर ये ओटीटी पे आए हैं तो इन एक्टर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है। पर ये फिर वही बात है जो आप कह रहे थे कि चिकन एंड द एग, की क्या ये अब, और बेसिकली चिकन एंड द एग से ज्यादा ये एक विशियस सर्कल है कि अब ये घुस चुके हैं उस स्टारडम में। तो क्या ये वापस आके उस ओटीटी में क्या काम करना चाहेंगे? और हाँ बाकी सही बात है। स्टार से एक्टर बनने वाली बात है, मैं बस उस बात हम्म। को खत्म करता हूँ कि मुझे लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्टिंग इज अ क्राफ्ट। जैसे कि मैंने जितने एक्टर्स को सुना है या जिनका काम देखा है, आप देखेंगे कि बहुत ही इन्वॉल्व प्रोसेस होता है। अब किसी भी, अगर आप अच्छे रोल्स की बात करें कि जो लोगों ने किए हैं, है ना, जैसे कि मैं राजकुमार राव की अगर बात करूँ, तो वो अमरता के लिए कह रहे थे कि यार
कि जब मैं टीवी पे न्यूज देखा कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो जब प्ले कर रहे थे तो वो कह रही थी कि मेरे को थोड़ी सी अंदर से खुशी हुई, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, पर मैं इतना घुस गया था। तो एक क्राफ्ट भी है, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही मैंने सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे दिया, पर एक क्राफ्ट भी है कि जैसा कि हम मैं श्रीदेवी के बारे में बात कर रहा था कि आपने आ, चालबाज में इतनी चुलबुली लड़की का बनना है, पर आप रियल में बिल्कुल अलग है ना, तो वो एक क्राफ्ट है जो कि आपने मास्टर करी है। वो मुझे नहीं लगता कि एक बार स्टारडम आपके पास आ गई तो फिर आप उस चीज में घुसना चाहते हैं या फिर आप करेंगे, क्योंकि एक्टिंग इज अगेन इट्स अ क्राफ्ट, और स्टारडम इज आई थिंक मोर अबाउट स्टाइल। हम्म। इन 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 इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट्स ऑल्सो अबाउट डांसिंग, और आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, आपकी इमेज कैसी है। तो वहां पे तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि आप एक बार अगर स्टार हैं तो आप वापस उसमें फिर लाइक यू कैन बी एन एक्टर, मे बी यू कैन, बट वो एक लाइक शायद वो जो कहते हैं कि लोग सालों लगा देते हैं, है ना, कि और वो उस एक्टिंग की क्राफ्ट को समझने के लिए, तो वो वहां पे मैं नहीं मानता हूँ कि स्टार एक्टर बन सकता है। मुझे हॉलीवुड का मैं उतना एग्जाम्पल दूंगा नहीं कि वहां पे स्टार एक्टर बने, पर आपको क्या लगता है कि जो मैंने कहा कि स्टार से एक्टर नहीं बन सकते, आप सहमत हो उस बात से? आई थिंक तुमने जो बातें कही है काफी हद तक मेरी भी सोच ऐसी ही है। पर स्टार एक्टर बन सकता है, देखो सारी बात ये स्केर्सिटी और डिमांड की भी है ना, कि अब हम शाहरुख खान को ही ले रहे हैं, शुरू में जो इनकी फिल्में हैं, मैं आज भी मानता हूँ कभी हाँ कभी ना, और इनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। मैंने दोबारा डर देखी जब मैंने इस पॉडकास्ट की बात की थी 5 महीने पहले, तो मैं भूल गया था कि मुझे डर कितनी ज्यादा पसंद आई थी इनकी एक्टिंग। जो चेज सीन है, सनी देओल इनके पीछे भागते हैं, उस सीन में जो इनके एक्सप्रेशन है, जिस एनर्जी से भाग रहे हैं, वहां डायलॉग नहीं बोल रहे, पर वहां एक्टिंग टॉप नॉच है। जब इनका कॉलर भी पकड़ा जाता है, राइट, अब लोग कहेंगे वो सीन, भाई एक अदाकार, 2.5 घंटे की फिल्म है अगर डर, उसमें शाहरुख खान ने गाने भी गाए हैं, जूही चावला का पीछा भी किया है, 2.5 घंटे की फिल्म में अगर कैमरा 100 मिनट उन पे ही रहा है तो बहुत अच्छे सीन भी किए हैं, कई जगह मोमेंट से नीचे रहे हैं, पर ओवरऑल एक बहुत टॉप नॉच परफॉर्मेंस है उस जमाने का। तो आई थिंक स्टार और एक्टर की जो है कि भाई उन्होंने ऐसा काम तो किया, फिर वो स्टार बन गए। और फिर शाहरुख पे नहीं, और लोगों पे भी बात होती है, फिर आप एक जैसे ईस्टवुड के बारे में भी था, फिर आप उस एक सेफ्टी नेट में ऑपरेट करते हैं कि आप स्टूडियो के एक्टर हैं, बहुत पैसा लगा हुआ है आप पे, तो आप अपना मुस्तकबिल, जिसको फ्यूचर कहते हैं एक्टिंग का, आप उस राइटर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के हाथ देंगे जिस पे आपको ट्रस्ट है। तो वो भी एक पूरी प्रोसेस है। पर मेरी विश लिस्ट क्या है, क्या मैं चाहूंगा शाहरुख अपने आप को भाई सरेंडर कर दे, विशाल भारद्वाज के साथ एक फिल्म करें जहां शाहरुख का जो पूरा पैकेज है वो पैकेज ना ऐसे शाहरुख अकेला एक्टर बन के आए। तो मेरी वाइफ को मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा था कि भाई शाहरुख खान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े स्टार होंगे, बियॉन्से और 2-3 नाम लिए थे, लेब्रॉन जेम्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जिनकी रीच अनलिमिटेड है। तो वो उनका कहने का मतलब है कि भाई सब कुछ तुमने कर लिया, बॉक्स ऑफिस डोमिनेट कर लिया, एक जनरेशन को तुमने प्यार करना सिखा दिया, और अवार्ड जीत लिए, और एक्टिंग में भी तुम्हारा ये नहीं कि कोई लोहा नहीं मानता। तो उनका ये था कि भाई अगर मैं उनसे चाहूंगी या मैं सोचूंगी कि स्टेज का बंदा इतनी ऊपर बैठा है तो उसकी लेगेसी क्या है, बार बार वही बॉक्स ऑफिस पे रिपीट रिंस रिपीट करना, या वो कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो एक दो फिल्में हो जिससे उनके कोई उनकी लेगेसी रोइन भी नहीं हो सकती। अब लोग कहेंगे भाई फैन की थी उन्होंने, या वो की थी वो 100 करोड़, अब ये करोड़ वाला बिजनेस तुम्हें खराब लगता है, राइट? कि तो ये मेरी वाइफ का कहना। तो मेरा एक दूसरा नजरिया ये भी है कि भाई जितना हम बॉक्स ऑफिस आजकल सब लड़ते हैं, फैन वॉर होती है, और ये स्टार फैंस ही लड़ते हैं कि अक्षय कितनी चली, सलमान की पहली में ही चल गई। भाई मेरा मानना है कि मैं फिल्म अपने लिए देख रहा हूँ, ना मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, ना मैं अपनी बेटी के लिए देख रहा हूँ, ना अपनी वाइफ के लिए देख रहा हूँ। साथ देख रहे हैं हम लोग, पर अगर मुझे 10 लोग गली मोहल्ले के या 1,000 लोग मेरे इकोसिस्टम में आके बोले फलाना धमकाना तूफान बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे नहीं अच्छी लगी, चाहे अमिताभ बच्चन मेरे सबसे पसंदीदा अदाकार हैं, तो ये थोड़ी कि बहुत लोगों ने कह दिया वो बात सही है, और इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये मेरी अपनी चॉइस है, जो चीज़ मुझे छू गई, जो मेरी एक परिभाषा है, जिस परफॉर्मेंस को देख के मुझे अंदर से आवाज आती बैठ के क्या सीन है, चाहे के मेनन का वो सीन हो सरकार पे टेबल में जब अमिताभ अभिषेक सबको एक साथ लपेटते हैं, वो सीन मेरे फेवरेट सीन में से, और वहाँ के की अदाकारी टॉप नॉच है। तो मेरा बस कहने का मतलब है कि हम फिल्में देखते हैं अपनी मनोरंजन के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं चाहता हूँ लाल सिंह चड्ढा चले, मैं चाहता हूँ पठान चले, बट मैं आके लोगों से इस बात पे बहस नहीं करूंगा कि वो अच्छी फिल्में हैं। अगर लोग मान रहे हैं वो अच्छी फिल्म है और सक्सेसफुल फिल्म है, गुड फॉर देम। मेरा मानना यह है भाई, हम किसी के भी फैन हो, अमिताभ, शाहरुख, दिलीप, पेन, हैंक्स, क्रूज, हमें उनके लिए इतना नहीं लड़ना चाहिए कि हम उनको जानते भी नहीं और हम उनकी हर बात को डिफेंड करने लगते हैं। तो ये स्टारडम की करेंसी है, राइट?
तभी ट्विटर पे आप देखो, आप किसी के बारे में, कोहली फेडरर के बारे में कुछ कह दोगे तो पब्लिक आपको प्रीटी में ट्विटर पे आग लगा देगी। हम्म। सही है, मतलब वो फैन है, वो उसी चक्कर में ये लोग इतने इस मुकाम तक पहुंचे कि इनके अंधे फैन है, और हम भी इनके फैन हैं। पर आई थिंक स्टारडम में बस ये मैं चाहूंगा शाहरुख विशाल की फिल्म करे एक बार। एज अ फैन मैं सेटिस्फाई होऊंगा, बॉक्स ऑफिस में भले वो फिल्म ना चले, पर मैं देखना चाहूंगा कंप्लीट सरेंडर, कि उनके अंदर का जो एक आर्टिस्ट है, जिसकी छवि दिखती है इधर उधर कभी, और वो बहुत वेल रेड, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। तो आई थिंक हाँ यही है। और दूसरी एक चीज है जो, अगेन मैं तुम चीटिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा था हम खत्म करेंगे। एक स्टार और एक्टर में एक और एक सबसेट है, ये अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस है, अंडररेटेड एक्टर है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जब हम ये कहते हैं, मुझे तो वर्ड भी पसंद नहीं है, पर हमें कहते हैं, आई गेस हम बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि हमारे आसपास के लोग किसी को इतना चढ़ा रहे हैं, तो हम कहते हैं ये टैरेंटिनो की सबसे हाँ, अंडररेटेड फिल्म है। आई तुम्हारा थिंक क्या ये मीटर अंडररेटेड ओवररेटेड का, इसकी हम क्या जगह है बातचीत में? अ, मैंने एक बार, आई थिंक ये ट्विटर पे ही मैंने कहा था कि ये ट्विटर की जो अंडररेटेड शब्द है हम इतना यूज कर लिए कि अभी ओवररेटेड हो गया है। और वही है, आई थिंक कि हमारे पास एक तो शायद हम किसी चीज की तारीफ नहीं कर पाते तो हम उसको अंडररेटेड कह देते हैं, कि हमारे पास अगर शब्द नहीं है किसी चीज को, तो आई थिंक इट्स लाइक एन, ऐसा एडजेक्टिव है कि बस यूज कर लिया कि हमें तारीफ करनी है किसी भी चीज की तो हम कहेंगे कि अंडररेटेड है। शायद हम सोचते नहीं है कि हम क्यों कह रहे हैं, कि बिकॉज अगर कोई चीज अंडररेटेड हो, पहले उसको कितने लोगों ने रेट करी है या फिर कम रेट करी है, वो बात होनी चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ कि अंडररेटेड मतलब, अगेन, आप किस वे में कह रहे हैं? आप बॉक्स ऑफिस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोल रहे हैं या फिर आप क्रिटिकल एक्लेम के बेसिस पे बोल रहे दोनों, आई हैं? थिंक ये एक खिचड़ी सी है, राइट? जैसे कि मैं तुमसे क्विज भी खेल लूं, अब बोलो अक्षय कुमार अंडररेटेड ओवररेटेड स्टार? आ, मैं इसका मैं हमेशा ही ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता हूँ, पर आई थिंक मेरे हिसाब से वो स्टार ही है अक्षय कुमार। लाइक जितना मैंने देखा है कि हाँ, कुछ यॉनर्स में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो कॉमिक यॉनर्स है उसमें मुझे काफी पसंद भी आए हैं। पर ओवरऑल या आई मीन ही इज काइंड ऑफ अ स्टार। आई डोंट थिंक अक्षय कुमार इज एन एक्टर। तो आपको क्या लगता है कि, मैं आप पे रखता हूँ ये सवाल, कि अक्षय हाँ। कुमार, व्हाट डू यू थिंक, अंडररेटेड ओवररेटेड नहीं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज एन एक्टर? यार ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, मतलब किसी को यहाँ बैठ के टिप्पणी देना। उन्होंने भी 30 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, और देर इज ग्रेस इन व्हाट ही डज, कि भाई फिल्में बनाए जा रहे हैं एक फैक्ट्री की तरह, 6 6 7 7 फिल्में साल में आ रही हैं, बहुत डिसिप्लिन इंसान है, राइट? अब बात आ गई सिर्फ कला की। मेरा ये मानना है कि भाई, मैं और मेरे मरहूम फादर हम बात करते थे कि भाई, किसी की हम 25 30 साल की करियर में अगर 5 फिल्में भी गिन लेना जो कि बिल्कुल हमें फ्लॉलेस लगती है हमारे एक्सपीरियंस में, या तो वो एक कामयाबी है। तो अक्षय की मैं पूरी उंगलियां यूज नहीं कर पाऊंगा अपने हाथ में, बट मैं डेफिनेटली खाकी में जो उनका किरदार है वो मेरा फेवरेट किरदार है। उसमें उन्होंने काफी शेड्स दी हैं। एक कमीना इंस्पेक्टर है जो चालाक है, फिर अमिताभ के आगे वो रोते हैं, फिर एंड में ऐश्वर्या और अजय देवगन उन्हें मारते हैं। तो बहुत ही मुकम्मल काम है मेरे हिसाब से उस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये कंपैरिजन करना कि क्या वो शाहरुख जितने अच्छे एक्टर हैं, वो आई थिंक वारंट नहीं करती यहाँ बात। तो मैं कहूँगा वहाँ उन्होंने उनको, जैसे कि, और फिर हेरा फेरी, और उन्होंने सिंह इज किंग में भी काम किया है। तो आई थिंक ये सब रिलेटिव बातें हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर उनके स्टारडम में कहीं ना कहीं छवि दिखी है। 130 40 फिल्में कर ली हैं, पर मैं 6 7 फिल्में भी नहीं गिन पाऊंगा जहां मुझे लगा है कि उनका काम बहुत जबरदस्त है। पर ये मैं, अगर तुम आमिर खान से पूछो तो मैंने 6 7 फिल्मों का नाम लिया था। तो रंगीला, जो जीता वही सिकंदर, सरफरोश, ये फिल्में हैं जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। दिल है कि मानता नहीं, दिल चाहता है, लगान, इसमें वैरायटी भी है और इसमें कुछ रेपिटेशन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई आप रिपीट तो करेंगे ही, क्योंकि इतने इमोशन तो है ही नहीं ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमन इमोटिव वे में। चाहे वो आप भाई बहन का प्यार हो या राइट दोस्ती यारी हो, मतलब उसमें वो इमोशन रिकॉल सेम होते हैं। ठीक है साकी भाई, तो मैं आई थिंक अब इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, पर उसके पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने इतनी स्टार एक्टर की बात की है, कि जैसे कि हमने कहा कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और फिर शाहरुख खान, ये थे जो 3 सुपरस्टार्स थे। तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है अगला सुपरस्टार? अगर
हम इस जनरेशन के एक्टर्स की बात करें, और या फिर आपको ये लगता है कि अब शायद सुपरस्टार वाली में भी वो बात चली गई है, क्योंकि अब आई थिंक ओटीटी आ गया है, तो उसके कारण मेरे ख्याल से काफी फर्क पड़ेगा जो हम कंटेंट देख रहे हैं और जो हम हमको कंटेंट दिलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ के खत्म करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि हमको कोई नेक्स्ट सुपरस्टार ऐसा मिलेगा शाहरुख खान जैसा? आई थिंक सीधा आंसर तो नहीं है कि जो भी हमने उनकी इस पूरी पॉडकास्ट में बात की, जो उनकी रीच है, जो उनकी काबिलियत है, जितना उनको पसंद किया जाता था, जो उनका विट है, बोलने का तरीका है, स्टाइल है, वो पैकेज है अपने वे में। और आई थिंक तुमने अभी ओटीटी बहुत अच्छी बात की, जिस दौर में हम पहुंच रहे हैं, वैसे तो हमें नहीं पता अगले मिनट क्या होगा, पर यहाँ बैठ के मैं इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ एक चीज़ रिकॉर्ड होगी और कुछ लोग सुनेंगे भी। मुझे नहीं लगता इस तरह का स्टारडम अब किसी को मिलेगा। और ये नहीं कि हम लोग एज फैन या पब्लिक इवॉल्व हो गए हैं। शाहरुख खान तो वंस इन अ लाइफ टाइम स्टार हैं ही, पर अब आने वाले टाइम में ओटीटी और इतनी ऑप्शंस हो गई हैं फिल्म देखने की, अब मुझे लगता है फ्यूचर है बड़े पर्दे पे, जैसे अमेरिका में सिर्फ साईफाई आई मैक्स की फिल्में बनती हैं, ओपेनहाइमर एक्सेप्शन है, या सुपर हीरोज की फिल्में बनती हैं। इंडिया में भी अब ये जो स्पाई यूनिवर्स और एक्शन यूनिवर्स आ रहा है, जैसे कि पिछली फिल्में कुछ चली ही ऐसी हैं, राइट? तो आई थिंक अब ये लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। पर स्टार और एक्टर की आई थिंक जो सबसेट है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ह्यूज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसमें घुसेंगे, अपनी एंट्री लेंगे छोटे नाम लेके भी। पर हाँ, वो शाहरुख खान जैसा मुकम्मल स्टारडम या अमिताभ बच्चन जैसा वन मैन इंडस्ट्री स्टारडम अब किसी को नहीं मिलेगा। बट रणबीर कपूर की जो जनरेशन है, आयुष्मान खुराना तक, और इसमें कैरेक्टर एक्टर्स भी हैं, और अब गुलशन देव भी है, कितने नए नए लोग आ रहे हैं। वो स्टार तो नहीं बनेंगे, पर आई थिंक छोटे, जैसे ना एक गैलेक्सी है, अब इसमें छोटे सितारे बहुत होंगे, वो रिकग्नाइज होंगे, उनकी रीच टीवी और फोन पे बैठ के आप इनको देख सकते हैं। पर अब जो सितारा पब्लिक को सिनेमा में खींचता है, जो मजमा किसी के घर के बाहर लगता है, आई थिंक उसमें तो शाहरुख खान लास्ट मोहिकन है। मुझे नहीं लगता ऐसा स्टार कहीं आएगा दोबारा, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं, मैं आई थिंक वहां पे मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि मुझे भी नहीं दिख रहा है कि कोई, एटलीस्ट अभी तो कोई नहीं दिख रहा है चेहरा कि जो शाहरुख खान की जगह ले सकता है। चलें, तो ये काफी, हम दोनों को तो मजा आया, हमने काफी, आप काफी बातें ऐसी भी की, थोड़ा डाइग्रेस भी किया, पर ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें इतना ग्रे एरिया है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और एंड में वही नतीजा है कि मैं आया था बायस लेके कि मैं इस पॉडकास्ट में एक्टर को ग्लोरीफाई करूंगा, पर आई थिंक स्टार की भी जो प्रोसेस है और जो उनकी इक्वेशन है जनता से, और हाँ। पीछे जो पैसा और बिजनेस है और जो चॉइसेस हैं, उसको भी हम किसी एंगल से भी कम नहीं मान सकते। कि जो आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान के बीच में बात होती है, या इम्तियाज अली या फरहान अख्तर शाहरुख खान को फोन करते हैं, या आमिर को फोन करते हैं, अक्षय को फोन करते हैं, वो भी सिंपल बातें नहीं, हाँ भाई पढ़ ले आ जा, ऐसा नहीं है। वहां पे भी आई थिंक एक बहुत शिद्दत है, एक बहुत प्रोसेस है, और इनमें सक्सेस ये लोग अचीव करते हैं मोर ऑफन देन नॉट। तो आई थिंक ये मजा आया मुझे पॉडकास्ट करके, साहिल। होपफुली सुनने वालों को भी लगे कि हमने कुछ खाक नहीं बिल्कुल, छानी यहाँ पे, बाकी तो हमने मतलब कुछ नया बातचीत चलती। टॉपिक लिया है, तो आई होप कि लोगों को पसंद आए। और फिर तो, अगला टॉपिक अनाउंस और करना चाहोगे यहाँ पे इससे पहले कि और हम बंद करें? होपफुली, आई थिंक अगला टॉपिक अभी अनाउंस नहीं करते कि ठीक है। हम, हाँ, ये सस्पेंस रखते हैं, और होपफुली हम इतना टाइम नहीं लेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए जितना एंड हमने ये इस तो बार। मैं भी वादा करता हूँ कि दोनों तरफ से था कि भाई कुछ ना कुछ चल रहा था, हाँ। और डिफरेंट टाइम जोन, जो कि एडवांटेज भी है रिकॉर्डिंग के लिए। मुश्किल होता है कई बार प्लान करना, बट हाँ, अगला टॉपिक जल्दी आएगा, 5 महीने बाद नहीं आएगा। हम्म। बेधड़क होकर हमें बताइए आपको ये टॉपिक और ये डिस्कशन कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। शब्बा खैर।